बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ह्यूमन राइट्स फैमिली। आज जो हम नावल रीड करने जा रहे हैं उसका नाम है जाए पनाह अज़ कलसूम आज़म। बहुत ही अच्छा नावल है। स्टोरी टेलिंग जो है इसमें बहुत ही अच्छी है, मतलब लिखने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया है राइटर का। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ इसे सुनें या पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें और इन्जॉय करें और फिर कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। चांद की चांदी में पूरा गांव नजर आ रहा था और लग इस कदर खूबसूरत और सहर अंगेज रहा था कि नजर हटाने को जी ना करे। अचानक उसकी नजर गांव की कच्ची सड़क पर पड़ी। वहां कोई आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा था और फिर रुककर आगे पीछे देखता और फिर चल पड़ता। बड़ी सी चादर ओढ़े उसी से मुंह छुपाए वो जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगा। कच्ची सड़क पर पहुंचने के बाद वो बिना आवाज किए चल रहा था। कुछ देर चलने के बाद आखिर वो चोर उसे नजर आ ही गया। उसकी पुश्त थी जमर्द की तरफ। जमर्द मजीद तेज तेज चलने लगा। कुत्तों और गीदड़ों की आवाजें मुसलसल आ रही थीं। छुपते छुपाते वो बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया और फिर जल्दी से उसने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ी पीछे से और दूसरे हाथ से उसका चादर में लिपटा बाजू, और उस चोर की चीख निकली एकदम। एकदम वो चीख किसी मर्द की नहीं बल्कि किसी लड़की की थी। जमर्द एकदम पीछे हुआ और उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। वो जो कोई भी थी, एक हाथ से चादर से मुंह ढांपे और आंखें जोर से बंद किए खड़ी थी। हाथ छूटने का एहसास होने पर उसने अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोली और सामने खड़े शख्स को देख पूरी की पूरी आंखें खुल गईं और दोनों हाथ पहलू में जा गिरे, जिससे उसका नकाब भी उतर गया। और जमर्द साकित खड़ा उसे देखता रहा। दोनों बिल्कुल चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे, हैरत से, बेयकीनी से। तुम भाग जाओ यहाँ से, वो उसका हाथ पकड़े कह रहा था। वो कांप रही थी, शायद रो भी रही थी। पर मैं ऐसे कैसे? आप मेरे शोहर हैं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। चेहरे पर वहशत लेकर वो बोली थी। वो पहली दफा हल्का सा मुस्कुराया। इतने वक्त में अजियत थी उस मुस्कुराहट में। वो मशरक की औरत थी। शोहर चाहे जैसा हो वो उससे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकती थी और ना ही मुश्किल हालात में उसे अकेला छोड़ सकती थी। शोहर था, हूं नहीं। मैंने कहा ना, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, तुम माफ कर देना। वो कुछ कहती उसे मौका दिए बगैर वो उसे जल्दी से लेकर खारजी दरवाजे की जानिब आया और घर से बाहर निकल गया। रात का अंधेरा छुटते ही सुबह का सवेरा दिखाई दिया। हल्की हल्की रोशनी में सूरज अपने आने का पता दे रहा था। गांव के घर ज्यादातर टीन और लकड़ी के थे। आहिस्ता आहिस्ता टीनें नजर आने लगी थीं। इन घरों के एक तरफ बड़े से खेत दिखाई देते थे और इन खेतों के बीचों बीच रास्ते में एक 23-24 साल एक शख्स दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। बिना रुके, बिना इर्द गिर्द देखे वो बस दौड़ता जा रहा था। रोशनी अब पूरी तरह फैल चुकी थी पर सूरज अभी दिखाई नहीं दे रहा था। वो इस गांव को कह रहा था, मजीद चंद मिनट इंतजार के बाद ही अपना दीदार करवा सकूंगा। वो शख्स अब पहले से भी तेज भाग रहा था। भागते भागते वो गांव के आखिरी कोने में पहुंचा और रुक गया। अपनी गर्दन उठाकर उसने ऊपर की तरफ देखा। दरख्त की चोटी पर धूप की किरणें पड़ रही थीं। उसने रुख पीछे की तरफ मोड़ा और आसमान की जानिब देखा। वहां से सूरज नजर आ रहा था। आज फिर हार गया मैं। हाथ में पकड़े पत्थर को जोर से नीचे फेंका और वापस गांव की तरफ दौड़ लगा दी। उसे नहीं याद था कि आज तक वो कभी सूरज की किरणें दरख्त की चोटी पर पड़ने से पहले वो इस पर चढ़ पाया हो। भागते भागते वो अपने घर जाने के लिए बेताब लगता था। कुछ वक्त बाद वो एक घर के पास रुका। वो घर टीन का नहीं था बल्कि मिट्टी का था और छोटा सा था। उसके साथ एक टीन और लकड़ी का बाथरूम बना था और घर के इर्द गिर्द लकड़ी का जंगला बना था और उसके बीच दरवाजा। वो दरवाजा खोलता अंदर आ गया। दाएं तरफ मुंह हाथ धोने की जगह बनी थी और धूप भी लग रही थी। हाथ मुंह धोकर वो घर की तरफ बढ़ गया। घर में छोटे छोटे 2 कमरे और एक बावर्ची खाना था। वो बावर्ची खाने की जानिब गया। आ गया है तू? तवे से पराठा उतारते हुए उन्होंने उससे पूछा। उनकी पूछ थी उसकी तरफ। जी। एक लफ्जी जवाब देकर वो उनकी तरफ बढ़ा और उनके दुपट्टे से अपना मुंह साफ किया और फिर चूल्हे के आगे दूसरी तरफ बैठ गया। वो छोटा सा किचन था जिसकी एक दीवार में मिट्टी की 4 शेल्फें बनी हुई थीं। इन शेल्फों में बर्तन रखे थे, स्टील के और सिल्वर के, और चीनी की प्यालियां थीं। दूसरी दीवार के पास चूल्हा और उसके ऊपर अंगीठी थी। एक तरफ दरवाजा था और एक तरफ खिड़की। नीचे जमीन में आटे की थैलियों को जोड़ जोड़ के ऊपर कपड़े चढ़ाकर बिछाए हुए थे और उन पर वैसे ही बैठने के लिए गद्दियां रखी हुई थी। कितनी बार कहा है पुत्र, ना साफ किया कर मेरी चादर से मुंह, गुनाह मिलता है। अम्मा ने एक प्याली में चाय और स्टील की थाली में 2 रोटियां और उनके ऊपर मक्खन लगाकर उसे देते हुए कहा। अम्मा, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा ये, और वैसे भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने को मेरा दिल नहीं करता। मक्खन को दोनों रोटियों में अच्छी तरह लगाकर उसने वो थाली अम्मा को दे दी। गाँव में ही कोई काम कर लेता, इतनी दूर जाता है। रोटियों को मरोड़ते हुए अम्मा ने मजीद बहस करने के बजाय बात बदल दी। अम्मा, मैं चंद दिनों के लिए ही जाऊंगा। असजद को कुछ जरूरी काम है, फिर आगे गांव में ही कुछ देखूंगा। चाय का कप उठाते हुए उसने कहा। पाकिस्तान जो एक बहुत ही कदीम मुल्क है, उसका एक शहर जो कि उसका सबसे छोटा शहर है, कराची, और कराची में ट्रैफिक ना होने के बराबर है और सड़कें हमेशा धुली हुई नजर आती हैं और उनके इर्द गिर्द बनी नालियां उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। अल्लाह मियाँ, ये क्या है नफीसा? लाउंज में सोफे पर बैठी वो पेट पकड़े हंस हंस कर पागल हो रही थी। सामने टेबल पर एक कॉपी रखी थी और टेबल के साथ ही उसकी हम उम्र लड़की खड़ी कदरे खफगी से उस दूसरी हंसने वाली लड़की को देख रही थी।
इसमें हंसने वाली क्या बात है समरा मैडम, मैंने रात भर सोच सोच कर ये लिखा है, आप आगे भी तो पढ़ें। रोहानसे लहजे में वो कहती नाराज नाराज लगी थी। समरा ने कदरे मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। नफीसा, ये 2018 चल रहा है, 4018 नहीं चल रहा कि पाकिस्तान तो कल परसों आज़ाद हुआ है अभी, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। बेजारी से कहते उसने अपने गर्दन से नीचे आते स्याह बालों का जूड़ा बनाया। तो यही तो लिखा है। नफीसा ने एकदम कापी उठाकर उसे देखना चाहा, पर हाय रे बेचारी की किस्मत, गलती से बड़े की जगह छोटा हो गया था। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कराची में होता है, बल्कि मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कराची में होता है। और कहाँ देख ली तुमने नालियाँ? कराची में इतने ज़्यादा कचरे के ढेर होते हैं ना, जगह जगह के। बस अब क्या वो इधर उधर नजरें घुमाती रिमोट भी ढूंढ रही थी। आप कराची शहर की बुराई कर रही हैं, हालांकि खुद भी यहीं रहती हैं। नफीसा ने कॉपी फेंकने वाले हाथ में टेबल पर रखी। नहीं, मैं कराची की वो खामियां तुम्हें बता रही हूँ जो इसमें हैं, वाकई हैं। रिमोट कुशन के नीचे रखा था, उसने उठाया और टीवी ऑन किया। तो जाहिर है मैं वो तो नहीं लिखूंगी ना जो बुरा है कराची में, मैं उसकी तारीफ ही लिखूंगी। नफीसा ने उसे घूरते हुए कहा। तो तुम झूठी तारीफें लिखने की बजाय वो खुसूसियात लिखो जो कराची में हैं और जिनकी वजह से कराची को पसंद किया जा सके। रिमोट बेदिली से वापस सोफे पर फेंकती वो उठ खड़ी हुई। अम्मी तुम्हारे घर गई हैं? दुपट्टा मफलर की तरह गले के गिर्द लपेटते हुए समरा ने पूछा। गंदमी रंगत, गहरी सी आंखें और आंखों में बड़ी बड़ी स्याह पलकें और आंखों के नीचे गोल सा तिल, बारीक होंठों पर गुलाबी लिप ग्लोज लगा था और गोल मटोल चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप कर रखा था। जीन्स पर लंबी सी स्याह रंग की कमीज पहने वो अच्छी लग रही थी। हाँ, नफीसा ने नाराजगी से कहा। उन्हें बता देना मैं कहीं जा रही हूँ, वापस आ जाऊंगी मगरिब तक। लाउंज से निकलते ही अपने कमरे से अपना बैग उठाया और वापस बाहर आते हुए कहने लगी। नफीसा कुछ नहीं बोली, बस समरा जो आगे चलती हुई घर के बाहर वाले दरवाजे की जानिब चल रही थी उसके पीछे चलने लगी। अब वो दोनों सांस जीने उतर रही थीं। तुम कहती तो हो कि कराची तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, पर हकीकत में तुम्हें कराची ज़रा नहीं पसंद, क्योंकि कोई भी अपनी पसंदीदा चीज़ के नुक्स नहीं निकालता। अपने फ्लैट की तरफ जाते हुए नफीसा ने उससे कहा और वो बिना रुके आगे बढ़ गई और समरा सर झटकते मजीद जीने उतरने लगी। गाड़ी में बैठकर उसने गाड़ी पार्किंग से निकाली और फिर सड़क पर भगाना शुरू कर दी। नफीसा लोग बिल्डिंग में नए आए थे और समरा के फ्लैट से नीचे वाले फ्लोर में उनका फ्लैट था। जब उसे पता लगा कि समरा एक मुसन्निफ़ा है, पहले वो सिर्फ सोशल मीडिया लिखा रही थी, लेकिन अब वो 2 किताबों की मुसन्निफ़ा है और 7 आर्टिकल भी लिखती है, तो उसे भी नया जज्बा चढ़ने लगा लिखने का। और वो काफ़ी दिन से समरा से लिखने के हवाले से सीखने के बारे में पूछ रही थी। समरा उसे ये बता कर थक गई थी कि वो उसे ये तो बता सकती है कि कहानी कैसी है, क्या गड़बड़ है, क्या गलतियाँ हैं, पर वो उसे ये नहीं सिखा सकती कि कहानी क्या है और लिखना कैसे है। और आज जब नफीसा कुछ लिख कर लाई तो वो लाख कोशिशों के बावजूद अपनी हंसी को काबू नहीं कर सकी। उसे तो खुद 2 साल पहले पता चला था कि उसके अंदर ये हुनर है। 2 साल पहले उर्दू में एमए करने के बाद से वो घर में फारिग ही थी और एक दिन बैठे बैठे पता नहीं क्या सूझी और उसने कलम और पेंसिल पकड़ लिया। अम्मा सो रही थी। 5 घंटे बाद जब वो लाउंज से उठी तो वहाँ 10 से 12 कॉफ़ी के कप पड़े थे और टेबल पर कॉपी और 2 पेंसिल, एक खाली और एक आधी स्याह थी। फिर उसने देखते ही देखते फेसबुक पर आईडी बनाई और फिर काफ़ी मुश्किलों के बाद उसके काफ़ी तादाद में कारी हो गए और फिर यही उसका कैरियर बन गया। लेकिन अब 2 महीनों से वो बिल्कुल खाली ज़हन बैठी थी क्योंकि उसका कुछ भी लिखने को दिल नहीं कर रहा था। गाड़ी हाईवे की तरफ चल रही थी और इर्द गिर्द देखते हुए उसके लब भी मुस्कुरा रहे थे। उसे कराची अपनी जान से ज्यादा प्यारा था। अक्सर वो अपनी अम्मी को कहती, अम्मी आपको एक दिन पूरा कराची घुमाऊंगी। कराची रोशनियों का शहर था और उसे ऐसा लगता था कि रोशनी अगर कहीं है तो वो कराची में है, और अगर लोगों के मुर्दा दिलों को जिंदा करना हो तो उन्हें कराची ले आओ। अगर दुनिया में कोई चीज़ खूबसूरत है तो वो कराची का समंदर है। नफीसा ने उसे कहा था वो कराची में नुक्स निकालती है, जबकि वो नफीसा को सिर्फ ये बता रही थी कि जो चीज़ें कराची में हैं उन्हें उभारो, उनकी खसूसियात लिखो, वो नहीं जो सिर्फ झूठ है। खैर, हर एक का अपना नजरिया। उसने सर झटका। उसके लब मुस्कुरा रहे थे। इर्द गिर्द वक्फे वक्फे पर ढाबे नजर आ रहे थे। एक साइड पर गाड़ी रोककर उसने अपना पर्स उठाकर वो गाड़ी से उतर गई। ढाबे की चाय पी काफ़ी अरसा हो गया था उसे। ये छोटा सा ढाबा था, बल्कि एक दुकान थी और उसके बाहर थोड़ी सी जगह 2 टेबल लगे थे। वो चलती हुई आई और कुर्सी पर बैठ गई। पर्स खोलते ही फ़ोन निकाला, फिर पर्स की जिप बंद की और उसे टेबल पर रख दिया। एक चाय और नमक पारे। ढाबे के अंदर खड़े शख्स के मतलूबा चीज़ पूछने पर जवाब दिया, खुद फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हो गई। बस 2 मिनट मैडम, उस ढाबे वाले शख्स ने जवाब दिया। अम्मी के नंबर पर कॉल मिलाई और फ़ोन कान से लगाया और बाएं हाथ से टेबल के किनारे को खुरचने लगी। वालेकुम अस्सलाम अम्मी। मैं आ जाऊंगी अम्मी मगरिब तक। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर वो बेबसी से मुस्कुरा दी। मुझे नहीं पता अम्मी, मैं आजकल किसी की तरफ गौर ही नहीं कर पा रही कि कुछ गौर करके जहन में लाऊं और उसे कागज़ पर उतारूं। बेबसी से कहती वो सड़क पार देखने लगी। ठीक है, मगरिब से पहले आ जाऊंगी, अल्लाह हाफिज़ कहकर कॉल काट दी और वापस नज़र उठाई तो लम्हे भर को हैरानगी से ढाबे की तरफ नौजवान को देखने लगी। वो खुश शक्ल सा नौजवान था। बाल माथे पर बिखरे हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अलबत्ता वो जीन्स या शर्ट की बजाय कमीज शलवार में मलबूस था। वो हैरत से मुंह खुले उसे देखने लगी।
इसलिए नहीं कि वो इस जवान आदमी पर फिदा हो गई थी, बल्कि इसलिए कि आज तक उसने ऐसा ढाबे वाला नहीं देखा था। इतनी धूप से भी उसका चेहरा झुलसा हुआ नहीं था, बल्कि गोरा चिट्टा था। आपकी चाय मैडम, टेबल पर चाय और नमक पारे रखते हुए उसने कहा। समरा ने भी जल्दी से अपना मुंह बंद किया। आप ढाबे वाले हैं? बेख्तियार उसकी जुबान से फिसला और फिर उसने जुबान दांतों तले दबाई। नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ये तो बस शुगर के लिए ढाबे पे बैठा हूँ। सामने वाले ने पहले हैरानगी से उसकी तरफ देखा, फिर कुछ सड़े हुए अंदाज में जवाब दिया और नफी में सर हिलाता वापस ढाबे के अंदर चला गया। एक ही बात पूछी थी, फ्री ही हो जाते हैं ऐसे लोग। और अपनी हित्तक मिटाने के लिए वो गुस्से से बड़बड़ाई और मोबाइल का कैमरा खोल के चाय और नमक पारे की तस्वीर बनाई। 1 2 3 एडिट कर लूंगी। खुद से एक बार फिर बड़ा बड़ा करके उसने मोबाइल टेबल पर रखा, चाय और नमक पारों से इंसाफ करने लगी। अम्मी, आपको पता नहीं है, ऐसे लोग ज्यादातर अपना भेस बदल बदल कर फिरते हैं। या तो वो कोई जासूस है या फिर कोई बहुत बड़ा मुजरिम। अम्मी के कमरे की बालकनी में बैठी वो बाजू हिला हिलाकर अम्मी को समझा रही थी। अच्छा ठीक है, अम्मी ने बेड की चादर सही करते हुए उसे टाला। अम्मी, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? समरा रोहांसी हुई। क्योंकि कल से मैं यही सुन रही हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया है तुम्हारी फजूल बातों से। अम्मी उसकी तरफ मुड़ी और उसे अच्छी खासी सुना दी। अम्मी, अपनी अपनी बहन है, सुन लेना। समरा ने उनके कांधों में बाजुओं आते हुए कहा। हट, कोई बहन नहीं हूँ मैं, और तेरे बाप का आज भी फोन आया था। अम्मी ने उसे परे हटाया। वो खामोशी से खड़ी हो गई। तेरी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, बल्कि अपने दोस्त को उन्होंने तकरीबन हाँ कर दी है। अम्मी ने उसके सर पे बम फोड़ा। अम्मी ये सब कहते हुए नॉर्मल नहीं लग रही थी। किस हक से वो मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं? किस हक से? समरा तलब हुई। तुम्हारा बाप हूँ, हक रखता हूँ, और उसी हक से रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। दोनों ने बैक वक्त दरवाजे की जानिब देखा। दरवाजे के बीच में दरमियानी उम्र का एक मर्द खड़ा था। और वैसे भी ये फर्ज मुझे ही निभाना है, वो कहते हुए अंदर आ गए। ये हक आपको पहले क्यों याद नहीं आया जब एक बीवी और बच्ची के होते हुए आपने दूसरी शादी की थी? ये हक तब याद क्यों नहीं आया जब महीने में हमारे पास सिर्फ 2 दिन के लिए आते थे? समरा की आवाज़ ऊंची हो गई थी। ये किस लहजे में बात कर रही हो अपने बाप से? अम्मी ने उसे झिड़का। तुम्हारी शादी मेरे दोस्त के बेटे से ही होगी। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, वरना फिर अंजाम तुम जानती हो। आखिरी बात उन्होंने अम्मी की तरफ देखकर कही थी। वो जैसे हवा की रफ्तार से आए थे, कहते साथ वैसे ही वापस चले गए। वो दोनों भी खामोशी से बेड पर बैठ गई थीं। अंजाम से मुराद क्या था वो दोनों अच्छी तरह जानती थीं। आसमान पर आहिस्ता आहिस्ता बादल छा रहे थे। कराची में बारिश क्या, बादल भी नजर आ जाते तो लोगों की खुशी देखने लायक होती थी। जरा जरा बूंदें भी जमीन पर गिरती तो लोग अपने घरों से बाहर आ जाते। वो भी अपनी अम्मी को लेकर बिल्डिंग के साथ बने छोटे से ग्राउंड में आ जाया करती थी हमेशा, और अम्मी 2 मिनट बाद ही भाग कर वापस चली जाती। आज जब वो नीचे आई तो अम्मी को वहीं घर पर छोड़ आई थी। वो खुद भी कहाँ जा रही थी उसे नहीं पता था। कोई बाप ऐसा कैसे कर सकता है? वो बस यही सोचते हुए चलती जा रही थी। फिर वो रुक गई और अपना रुख पिछली जानी मोड़ा और नजरें उठाकर अपने ऊपर घर की तरफ देखा। यह घर उसके बाप के नाम था। वो भी पहले यहीं रहते थे। एक कंपनी में अच्छी जॉब भी थी। अम्मी, अब्बू और उसकी 3 साला समरा, खुशहाल घराना। फिर अब्बू ने दूसरी शादी कर ली कंपनी के मैनेजर की बेटी से, बिना अम्मी को बताए, बिना इजाज़त लिए। फिर वो हर वीकेंड पर आने लगे और आहिस्ता आहिस्ता यह वक्फा लंबा होता गया, और वो महीने में एक बार, फिर 6 महीनों में एक बार, फिर साल में आने लगे, और अब बिल्कुल आना ही छोड़ दिया था। वो बस पैसे भेजा करते थे, यूं जैसे पैसों से एक बीवी को उसका शोहर मिल जाएगा, यूं जैसे पैसों से एक बच्ची को उसका बाप मिल जाएगा। पैसों से अगर रिश्ते मिलते ना तो आज दुनिया का हर इंसान खुश होता। उसने नजरें नीचे कर ली, फिर से मेन गेट की तरफ चल दी। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती वो पता नहीं कहाँ जा रही थी। आसमान अब काले काले बादलों से भरता जा रहा था। ऐसा ज्यादातर नहीं होता था। थोड़े थोड़े बादल आया करते थे अक्सर, वो भी बिना बरसे चले जाते थे। सड़क पर नजरें जमाए वो किसी और ही जहां में लगती थी। आंसू लड़ियों की सूरत आंखों से बह रहे थे। आज भी अब्बू को उसकी परवाह नहीं थी। आज भी वो अपना ही फायदा देख रहे थे। ये नया रिश्ता भी जो वो बना रहे थे वो भी एक सौदा होगा। कारोबारी इंसान कारोबार ही जानता है, उसने तल्खी से सोचा। अपनी बेटी छोटी थी, इसलिए उन्हें मैं याद आई। अब वो बस भाग रही थी बिना इर्द गिर्द देखे। आहिस्ता आहिस्ता आसमान से बूंदें भी गिरने लगी थी। पूरे 2 माह बाद बारिश हो रही थी। उसे बारिश में भीगना पसंद था, हद से ज्यादा। जब बारिश होती तो उसे लगता उसका हर दुख, हर तकलीफ खत्म हो गई है, या फिर ये बारिश इस गम को बहा कर ले गई है। पर आज उसे ये बारिश नजर ही नहीं आ रही थी। उसे बस अपने बाप के अल्फाज कानों में सूर फूंकते हुए महसूस हो रहे थे। अंजाम से मुराद क्या था वो अच्छी तरह जानती थी। ढाबे पर बैठे बैठे जब वो उकता गया तो बाहर आ गया। लगता है आज आसमान का बरसने का इरादा है। आसमान की तरफ देखते हुए उसने कहा। आहिस्ता आहिस्ता वो चलता हुआ सड़क पर आ गया। सड़क पर छोटी छोटी कंकरियों को पत्थर मारते वो चलता जा रहा था। सड़क सुनसान थी काफी। उसे बारिश बिल्कुल भी पसंद ना थी।
इसीलिए जब एक बूंद उसके ऊपर आकर लगी वो वापस ढाबे पर जाने के लिए मुड़ा। यकायक बारिशों की बूंदें उस पर गिर रही थीं। तेज तेज चलते हुए उसकी नज़र अपने जूतों पर पड़ी। एक जूते का तस्मा खुल गया था। आसमान की जानिब देखा और फिर वापस अपने जूतों की तरफ और फिर कंधे उचकाकर वहीं बैठ गया। तस्मे बांधकर जब वो मुड़ा तो उसे लगा उसकी कमर से कोई भारी वजूद टकराया है। एकदम पीछे मुड़ा तो वहीं साकित हो गया। चंद पल लगे थे उसे पहचानने में उस वजूद को। पिछले दिन जो लड़की ढाबे पर आई थी, जो उसे हैरत से देख रही थी जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आया हो, जमीन पे पड़ी थी। उस लड़की ने उठने की कोशिश नहीं की बल्कि वहीं जमीन पर बैठ गई और ऊंची ऊंची आवाज से रोना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ समरा अपने हवासों में ही नहीं लगती थी। उसका दिल चाह रहा था ये बारिश हो और इतनी हो कि उसे बहा ले जाए। मोहतरमा, आप ठीक हैं? जमर तब हैरत से निकल आया था और इंसानी हमदर्दी से पूछा। ज़रूर कोई इश्क विश्क का चक्कर होगा और बेवफाई के बाद बेचारी आंसू बहा रही है, उसने हमदर्दी से सोचा। जबकि समरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सुना ही नहीं था। उसके कानों में बस अपने बाप की आवाज़ें गूंज रही थीं। बारिश तेज से तेज तर होती जा रही थी और जुमर्द को झंझलाहट होने लगी थी। मोहतरमा, क्या आप मुझे सुन रही हैं? कोई गाड़ी ऊपर से गुजर जाएगी, उठ जाएं और अपने घर जाकर ये रोने का शुक्र फरमाएं। जुमर्द ने इस दफ़ा थोड़ा ऊंचा कहा। वो पूरा भीग चुका था। अच्छा होगा, कोई गाड़ी मार देगी, जान तो छूट जाएगी। हाथों से मुंह छुपाया उसने तल्खी से कहा। आंसू और बारिश का पानी चेहरे पर बह रहा था। और घर घर तो वो होता है ना जहाँ माँ बाप दोनों हों, जहाँ माँ से बढ़कर बाप और बाप से बढ़कर माँ आपके लिए कुर्बानियाँ दे, जहाँ बाप को साल में एक दफ़ा ना आना पड़े बल्कि वो रहता ही उस घर में हो, ना कि वो जहाँ बाप अपने मुफाद के लिए अपनी बेटी को इस्तेमाल करे। समरा ने चिल्लाते हुए कहा और ज़ोर से हंसने लगी और फिर एकदम से रोना दोबारा शुरू कर दिया। वो क्यों उसके सामने सब कह रही थी, वो अनजान थी। जुमर्द खामोशी से उसके सामने थोड़े फासले पर बैठ गया। उन दोनों का रुख एक दूसरे की तरफ था। अम्मा कहा करती थीं, जब कोई दुख में हो, परेशान हो, बेशक वो आपका दुश्मन हो, उसे सहारा दिया करो। उससे कहा करो सब ठीक हो जाएगा। वो अल्लाह है ना, वो सब ठीक कर देगा। उसके फैसले बेहतरीन होते हैं। अल्लाह पर यकीन दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा कीमती है। अल्लाह पर यकीन दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा कीमती है। जुमर्द ने उसे देखते हुए कहा। हर बच्चे का बाप उसके पास होता है, पर मेरे पास होते हुए भी वो मेरे पास न थे। समरा ने घुटनों में मुंह छुपाते हुए कहा। उसके कपड़े पूरे भीग चुके थे। अल्लाह पर यकीन दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा कीमती होता है। जुमर्द ने अपनी आवाज़ थोड़ी और बुलंद की। सबके अब्बू उनके लिए चीज़ें लाते थे, लाते हैं, और मेरे अब्बू पैसे भेज देते थे, जैसे पैसों से उनका प्यार भी मिलता था। घुटनों पे सर रखे वो अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। अल्लाह पर यकीन दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा कीमती होता है। जुमर्द ने वही अल्फाज दोहराए। बारिश यूं ही बरस रही थी और ऐसा लग रहा था समरा के दिल से बोझ को भी बहा ही देगी। अब वो चाहते हैं मैं उनके दोस्त के बेटे से शादी कर लूं। अब उन्हें अपना हक याद आ गया है। हक के नाम पर वो मेरा सौदा कर रहे हैं। मैं उन्हें वो सौदा करने दूं? समरा के आंसू अब थम चुके थे मगर बारिश के नन्हे कतरे चेहरे को भिगोए हुए थे। अल्लाह पर यकीन दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा कीमती होता है। जुमर्द ने इस बार बिल्कुल धीमे लहजे में कहा। इनकार, उनकी बात से इनकार का अंजाम पता है क्या? वो मेरी माँ को तलाक दे देंगे। समरा ने एक झटके से सर उठाकर उसे देखा जबकि जुमर्द ने आंखें मींची। वो मेरी माँ को, वो मेरी माँ को, मेरी अम्मी। अचानक वो चीखते हुए रुक गई। मेरी अम्मी ठीक हैं। उसे वो अपनी अम्मी याद आई थी। वो खड़ी हो गई थी और उसके साथ जुमर्द भी। शाम होने को आई थी। फ़ोन है आपके पास? बेताबी से जुमर्द से पूछा। गले में झूलता दुपट्टा जो अब जमीन को छू रहा था, बिखरे बाल, सूजी हुई आंखें। जुमर्द को उस पर तरस आया। ढाबे पे चलें, देता हूँ फ़ोन आपको। वो दोनों ढाबे में आ गए। बारिश हल्की हो गई थी और अब सड़क पर रिक्शे और गाड़ियाँ भी नजर आ रही थीं, बेशक इक्का दुक्का ही। जुमर्द ने उसकी तरफ फ़ोन बढ़ाया। समरा ने खामोशी से फ़ोन को देखा। दूसरा फ़ोन नहीं है, मुझे ये इस्तेमाल करना नहीं आता। फिर उसकी तरफ देखते हुए बेबसी से बोली। वो बटनों वाला मोबाइल था। नहीं, आप नंबर बोले, मैं कॉल कर देता हूँ, जुमर्द ने लॉक खोलते हुए कहा। समरा ने अम्मी का नंबर बताया। बेल जा रही थी पर कोई कॉल नहीं उठा रहा था। शायद मेरा फ़ोन इनके पास हो, मेरा नंबर लिखें। समरा ने अपना नंबर लिखवाया पर उसका फ़ोन बंद था। अल्लाह जी, मैं क्या करूं? घर जाना था पर अम्मी परेशान हो रही होंगी मेरे लिए। उन्हें बताना था मैं ठीक हूँ। जुमर्द को देखते हुए उसने फिक्रमंदी से कहा। नफीसा, हाँ नफीसा का नंबर याद है मुझे। उसे अचानक याद आया। जुमर्द ने उसका नंबर डायल किया। चंद लम्हों बाद कॉल उठा ली गई। कॉल अटेंड होने पर जुमर्द ने स्पीकर ऑन करके फ़ोन उसे दे दिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से फ़ोन ख़राब था उसका और बिना स्पीकर के आवाज़ साफ नहीं सुनाई नहीं देती थी। हेलो नफीसा, मैं समरा बात कर रही हूँ। समरा ने झपटने के अंदाज में उससे फ़ोन लिया। समरा, कहाँ हो तुम? नफीसा की परेशानी में डूबी हुई आवाज़ स्पीकर से बाहर आई। हम आंटी को अस्पताल लाए हैं। उनका बीपी बहुत हाई हो गया था और वो बेहोश अपने कमरे में पड़ी थी। नफीसा ने उसके सर पे धमाका किया। उसके हाथ से फ़ोन छूटा और ज़मीन पर गिरा और वो दीवानावार सड़क की तरफ भागी। जबकि जुमर्द ने ज़मीन पर पड़ा अपना फ़ोन उठाया, वो भी उसके पीछे बढ़ा।
सारी मेरी गलती है। मैं अपने गम में उनका गम भूल गई। वो बड़बड़ाती वापस पैदल भाग रही थी। रुके मोहतरमा, मैं रिक्शा या टैक्सी रुकवाता हूँ। जमर्द ने उसे आवाज़ दी, पर वो बिना सुने भाग रही थी। जुमर्द की एक दो आवाज़ पर जब वो नहीं रुकी तो जुमर्द वहीं ठहर गया, क्योंकि वो जान गया था वो नहीं रुकने वाली। ढाबे पर आकर उसने दरवाजे को ताला लगाया। शाम होने वाली थी, उसे घर जाना था। फ़ोन के साथ साथ उसने ज़मीन पे से एक चीज़ और भी उठाई थी। वो लॉकेट था, दिल बना हुआ, उसके साथ लंबी सी चेन। उसने वो दिल खोला तो उसमें समरा और किसी खातून की तस्वीर थी। जुमर्द फ़ौरन पहचान गया कि ये उसकी अम्मी की तस्वीर होगी। लॉकेट वापस से बंद करके उसने जेब में डाला और घर की जानिब चल पड़ा। 3-4 दिन से रोज़ शहर जाता हूँ तो जुमर्द 3-4 दिन से रोज़ शहर जाता है तुम? जुमर्द खैर है ना? बड़े मामू ने जुमर्द से पूछा। जी, थोड़े अरसे अफजद की जगह जाता हूँ, उसे कुछ काम थे। जुमर्द ने ज़मीन से घास का तिनका तोड़ते हुए कहा। और वो और अम्मा बड़े मामू के घर आए हुए थे, और छोटे मामू की फैमिली भी यहीं थी। इन तीनों के घर 5-5 मिनट के फासले पर थे, तो वो अक्सर बड़े मामू के सहन में रात को इकट्ठे हो जाते और काफ़ी देर तक बातें करते रहते। बड़े मामू लखमीर और उनकी अहलिया रुबीना के 2 बच्चे थे, एक 27 साला बेटा फवाद और 21 साला बेटी फारिया। जबकि छोटे मामू अमीर और उनकी अहलिया आसिया की एक ही बेटी थी, समरीन, जो फारिया की ही हम उम्र थी। फवाद और समरीन का रिश्ता तय था बचपन से ही, पर ना तो इस रिश्ते से फवाद खुश था और ना ही समरीन। पर फिलहाल वो खामोश थे कि मंगनी की बात जब चलेगी तो तब बात कर लेंगे। जब बड़े मामू ने फारिया और जुमर्द के रिश्ते की बात की तो तब जुमर्द 15 साल का था। तब खुद ही उसने ये कहकर मना कर दिया कि मैं फारिया से शादी नहीं करूंगा, वो मेरे लिए छोटी बहनों की तरह है। और ये बात सच भी थी। जुमर्द समरीन और फारिया को बिल्कुल बहनों की तरह चाहता था, उनके नाज और नखरे उसी तरह उठाता। फिर 1 साल फारिया का रिश्ता उसके मामू के बेटे से तय हो गया, जो दूसरे गाँव रहता था। बड़े मामू का शहर में कपड़ों का कारोबार था। पहले बड़े मामू ज्यादा वहां होते थे, पर फवाद की पढ़ाई के बाद ज्यादा वहां रुका करता था और महीने में 2-3 दिनों के लिए गाँव आ जाया करता था। रात के 8 बज रहे थे। बड़े सारे लकड़ियों की कुर्सियों पर बैठे थे, जबकि छोटी पार्टी जमीन पर, कोई पत्थरों पर तो कोई घास पर। तुम ढाबा चलाते हो? छोटे मामू ने हैरत से पूछा। जी समरीन, तुम्हारा पर्स ले आया था मैं शहर से। सुबह अम्मा से ले लेना, मैं भूल गया लाना। उन्हें एक लफ्जी जवाब देकर वह समरीन से मुखातिब हुआ। वो और फवाद एक तरफ बैठे हुए थे, वो दोनों दूसरी तरफ, और दरमियान में थोड़ा आगे बड़ों की कुर्सियां थीं। जी भाई, समरीन ने इस बात में सर हिलाया। और मेरी चूड़ियाँ? फारिया ने भी दांत निकालते हुए पूछा। वो मैं भूल गया, माजरत ख्वाह लहजे में कहते उसने कान पकड़े, जबकि फारिया ने नाराज नाराज नजरों से उसे देखा। तुम जमीनों पर काम कर लो, या फिर फवाद के साथ शहर चले जाओ, वहाँ काम करो, और तुम अपनी जगह किसी और को ढाबे में भेज दो। बड़े मामू ने नरमी से उससे कहा, पर उन्हें सच में गुस्सा आया था ये बात सुन के, जबकि बाकी सारे खामोशी से उन्हें देख रहे थे। मैंने असजद को जुबान दी है मामू, और दूसरा मैं अभी सोचूंगा क्या करना है। वैसे भी बकरियां तो अब 2 ही बची हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर बेटा ढाबा, मामू ने कुछ कहना चाहा। क्या बुराई है ढाबे में लखमीर? और वैसे भी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर एक बंदा एक जूस का गिलास भी खुद से मेहनत करके बनाकर बेचता है और उसके बदले उसे कुछ मिलता है, तो वो भी उस इंसान से बेहतर है जो हराम के कामों में पड़ा है। इस बार अम्मी ने ऊंची आवाज में कहा। वो काफी बूढ़ी हो गई थी, पर चेहरे पर रौनक यूं ही बरकरार थी। पुरनूर चेहरा, हमेशा ऐसे लगता था जैसे चेहरे पर चांद की चांदनी पड़ती हो। जबकि समर्थ को वही लड़की याद आ गई। शायद वो भी इसलिए ये पूछ रही थी कि मैं ढाबे वाला हूँ। बेख्तियार उसके लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। ये जो हल्का हल्का मुस्कुराया जा रहा है, क्या राज है जो छुपाया जा रहा है? फवाद ने उसकी कमर पर मुक्का मारते हुए कहा। राज भी बताए जाते हैं क्या? मुस्कुराहट दबाए समर्थ ने बेनियाजी से कहा। मीसना। फवाद ने नाक सिकोड़ी, जबकि सुमर्द हंसने लगा। हंसने से उसकी दोनों आंखों के गिर्द लकीरें पड़ती थीं। भूरी आंखें, भूरे बाल, साफ रंगत और हल्की हल्की दाढ़ी और मूछें। वो बिलाशुबा बहुत हैंडसम था। फवाद और उसमें काफ़ी अच्छी दोस्ती थी बचपन से ही। फिर 10वीं के बाद फवाद शहर पढ़ने चला गया और काफ़ी मसरूफ भी हो गया, जिस वजह से उनमें अब वो पहले वाली फ्रैंकनेस नहीं रही थी। मगर अब भी साथ बैठते तो वही पुराने वाले यार बन जाते थे। जुमर्द को भी सबने बोला 10वीं से आगे पढ़ने का, मगर उसने मना कर दिया कि आगे नहीं पढ़ेगा। अगर कभी दिल किया तो प्राइवेट पेपर दे देगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता सबके समझाने पर उसने एमए किया था, वो भी प्राइवेट। आसमान पर चांद आज पूरा दिखाई दे रहा था। आज माह कामिल की रात थी। ठंडी ठंडी हवा पूरे गांव को ताजगी बख्श रही थी, पर पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। रात के 10 बज रहे थे तो लोग अपने घरों के अंदर थे। गर्मियों में गांव में गर्मी इसलिए ज्यादा नहीं होती थी क्योंकि दरख्तों की वजह से ठंडी हवा झूल रही होती थी। बड़े से पत्थर पर बैठा वो चांद को देख रहा था। जहां वो बैठा था वहां से तकरीबन पूरा गांव दिखाई दे रहा था। माह कामिल की रात वो इस वक्त तक यहाँ बैठा होता जब तक चांद उसकी नजरों के सामने होता, और फिर वो बोझल दिल के साथ उठ जाता, क्योंकि चांद के बगैर वहां बैठना बेकार होता था। रात को रोज डूब जाता है। चांद को तैरना सिखाना है। चांद की तरफ देखते हुए उसने ये शेर पढ़ा। चांद से नजरें हटाकर उसने
अपने हाथ की तरफ देखा, उसमें वही लॉकेट था। आज 15 दिन हो गए थे उस दिन की मुलाकात को। पता नहीं वो ठीक होगी, क्या हुआ होगा। उसकी अम्मी अस्पताल में ही होंगी, इतने दिन हो गए हैं, घर चली गई होंगी। ये सवाल जवाब वो चुपके से उसके दिमाग में रोज आते और चले जाते थे। अभी भी वो यही सोच रहा था। बस कभी कभार से उसे ख्याल आता, लेकिन वो जैसे अचानक आता वैसे ही चला जाता। चांद की चांदी में पूरा गांव नजर आ रहा था। अचानक उसकी नजर गांव की कच्ची सड़क पर पड़ी। वहां कोई आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा था और फिर रुककर आगे पीछे देखता और फिर चल पड़ता। बड़ी सी चादर ओढ़े, उसी से मुंह छुपाए। जरूर कोई चोर होगा, या फिर वही चोर हो जिसने हमारी बकरियां चुराई थीं। लॉकेट जेब में डालकर वो उठा और जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगा ताकि उस चोर को पकड़ सके। कच्ची सड़क पर पहुंचने के बाद वो बिना आवाज किए चल रहा था। कुछ देर चलने के बाद आखिर वो चोर उसे नजर आ ही गया। उसकी पुश्त थी जुमर्द की तरफ। जुमर्द मजीद तेज तेज चलने लगा। कुत्तों गिदड़ों की आवाजें मुसलसल आ रही थीं। छुपते छुपाते वो बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया था और फिर जल्दी से उसने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ी पीछे से और दूसरे हाथ से उसका चादर में लिपटा बाजू, और उस चोर की चीख निकली एकदम। पर वह चीख किसी मर्द की नहीं थी, बल्कि किसी लड़की की थी। मर्द एकदम पीछे हुआ और उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। वो जो कोई भी थी, एक हाथ से चादर से मुंह ढांपे और आंखें जोर से बंद किया खड़ी थी। हाथ छूटने का एहसास होने पर उसने अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोली और सामने खड़े शख्स को देख पूरी की पूरी आंखें खुल गईं और दोनों हाथ पहलुओं में जा गिरे, जिससे नकाब भी उतर गया। और जुमर साकित खड़ा उसे देखता रहा। दोनों बिल्कुल चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे, हैरत से, बेयकीनी से। चांद की चांदनी में वो दोनों चांदनी की कोई मूरत लग रहे थे। आप सकता टूटा, दोनों बैक वक्त बोले। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जुमर ने हैरानगी से पूछा। मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई, समरा ने नीचे देखते हुए कहा। मुझे? जुमर्द पे हैरानगी का पहाड़ टूटे। फिर इर्द गिर्द देखा। ये जगह मुनासिब नहीं थी बात करने को। चले मेरे साथ। वो अपने घर की तरफ चल दिया और समरा ने चादर से दोबारा चेहरा ढांपा और उसकी पैरवी करते हुए उसके पीछे चलने लगी। घर पर अम्मा जाग रही होंगी, ये उसे पता था। वो क्या कहेगा, ये लड़की कौन है? जुमर्द आगे चलता हुआ सोचने लगा। लकड़ियों का दरवाजा खोलते हुए वो अंदर आ गया और समरा भी उसके पीछे हो ली। वो इधर उधर देखती चल रही थी। वो पहली बार किसी गांव में आई थी। उसे ये पहला घर मिट्टी का नजर आया था। अगर वो पहले वाले हालात में होती तो गांव की जिंदगी पर जरूर लिखती, उसने सोचा। और इस कदर खूबसूरत घर तो हीरो हीरोइन का घर बना देती। इतने खौफनाक हालात में भी उससे इस बात ने लुत्फ दिया था। अम्मा, जुमर्द ने पुकारा। अम्मा, जो उनकी तरफ पुश्त किए जमीन पर बैठी कुरान पढ़ रही थीं, खामोश हो गईं। आज तो जल्दी आ गया। कुरान को बंद करके वो उसकी तरफ मुड़ी और हैरत से जुमर्द के साथ खड़ी उस लड़की को देखने लगी। ये लड़की कौन है? कुरान को दीवार के साथ बनी छोटी सी शेल्फ में रखती वो उन दोनों की तरफ आ गई। अंदर चलें, बताता हूँ। समरा को भी इशारा करके वो अंदर बढ़ गया। समरा भी चलती हुई अंदर आई और जुमर्द के थोड़े फासले पर खड़ी हो गई। कौन है ये? अम्मा अभी तक हैरत में थी। जुमर्द ने उस दिन वाला वाकया झूठ सच मिलाकर थोड़ा बहुत अम्मा को सुना दिया। मैं वहां से जाने के बाद अपने घर के करीब अस्पताल में आ गई थी। जुमर्द के चुप होने पर समरा ने बोलना शुरू किया। अम्मी अभी तक बेहोश थीं। उसकी आंखें भीगना शुरू हुई तो अम्मा ने उसे पकड़ के चारपाई पर बिठाया और खुद उसके पास बैठ गईं। एक दफा पहले जब अब्बू ने ऐसी बात की थी तब भी अम्मी 3 दिन अस्पताल में थीं। अम्मी का बीपी इसी तरह हाई था और वो बेहोश ही थीं। दूसरे दिन सुबह नफीसा को छोड़कर बाकी सारे घर चले गए थे। मैं देखती रही अब्बू आएंगे, पर वो उस वक्त तक नहीं आए जब तक डॉक्टर ने बाहर आकर आंसू मजीद तेजी से बहने लगे और रोने की आवाज भी तेज होती जा रही थी। उसे बोला भी नहीं जा रहा था। अम्मा ने उसे सीने से लगाया। वो क्या कहना चाह रही थी, जुमर्द और अम्मा दोनों अच्छी तरह समझ गए थे। अम्मा की आंखें भी अश्कबार होने लगीं। मेरी अम्मी मुझे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चली गईं। वो मुझे हमेशा के लिए अकेला कर गईं। बच्चों की तरह रोते हुए उसने कहा। अम्मा ने उसे मजीद खुद में भेजा। जुमर्द को तकलीफ हुई थी उसकी ऐसी हालत देखकर। क्यों हुई थी ये वो खुद भी नहीं जानता था। अम्मी के तीसरे पर अब्बू मुझे लेकर अपनी दूसरी बीवी के घर आ गए, मेरे लाख मना करने के बावजूद। लेकिन मेरी मुलाकात उनकी फैमिली से नहीं हुई क्योंकि वो वहाँ नहीं थी। और अभी अम्मी को मरे 15 दिन भी नहीं हुए थे जब अब्बू ने आकर मुझे नया हुक्म सुनाया कि उनका दोस्त परसों आ रहा है और मंगनी की बजाय छोटा सा निकाह होगा। मैं तब रो नहीं रही थी और ना ही चीख रही थी, बस बेयकीनी से अब्बू को देख रही थी। अभी मेरी अम्मी को गए दिन ही कितने हुए थे और अब्बू मेरे निकाह की बात कर रहे थे। मैंने उन्हें बहुत समझाया, खुद की जान लेने की धमकी भी दी और वापस अपने घर आ गई, पर वो अपनी जिद पर अड़े रहे और मुझे वहां से वापस अपने घर ले गए। जब वहां जाती तो वहां से मुझे वापस ले आते। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं, और मैं किसी को जानती भी नहीं थी। तब मैंने किसी से मदद लेने का सोचा और फिर बहुत दूर दूर तक सोचने के बाद मालूम हुआ मैं अपनी अम्मी और अपनी बिल्डिंग के चंद लोगों के सिवा किसी को पहचानती तो क्या, अच्छी तरह जानती भी नहीं हूँ। और मुझे तब आप याद आए। कैसे, ये मुझे खुद नहीं मालूम। जुमर जो दीवार से टेक लगाए नीचे जमीन पर देखता हुआ उसे सुन रहा था, चौंक कर सर उठाया।
क्यों आए ये मुझे भी नहीं पता। मैं छुपके घर से निकली, सीधा ढाबे पर गई। वहां जाकर पता लगा आप सिर्फ चंद दिनों के लिए ही ढाबे पर आए थे, वापस चले गए हैं। वहां से आपका पता लिया और फिर यहाँ। मुझे नहीं पता आप लोग मेरी मदद करेंगे या नहीं, पर मैं आप लोगों से मदद की दरख्वास्त करती हूँ। चंद दिनों के लिए मुझे अपने साथ रहने दीजिए। अभी मैं इमोशनली इतनी ताकतवर नहीं हूँ कि ऐसे हालात का सामना कर सकूं। बारी बारी दोनों को देखते हुए उसने कहा और फिर अपनी नजरें जमीन पर जमा दी। क्यों नहीं करेंगे तेरी मदद? अल्लाह ने इतने अच्छे काम के लिए हमें चुना है, हम क्यों उसको नाराज करेंगे? अम्मा ने उसे दिलासा देते हुए कहा। और तू थक गई होगी, अभी आराम कर, इसी चारपाई पर लेट जा। बड़ी है, हम दोनों आ जाएंगे। अम्मा उठ खड़ी हुई, उसने सर हिला दिया। जमल कुछ नहीं बोला उसके मदद करने या ना करने के बारे में और कमरे से निकल गया। तो बैठ यहीं, मैं खाना ले आती हूँ, कुछ खाया पिया भी ना होगा। अम्मा उसे कहती कमरे से निकल गई, जबकि समरा के चेहरे पर काफी दिनों बाद मुस्कुराहट आई थी। समरा को 2 दिन हो गए थे गांव में। गांव वालों से अम्मा ने उसे अपनी दूर की रिश्तेदार कहकर मुतारिफ करवाया था, जबकि छोटे मामू और बड़े मामू की फैमिली को पता थी असल वजह। वो दिन भर ज्यादातर अम्मा के पास ही होती, अलबत्ता समरीन और फारिया भी ज्यादा वक्त उसके साथ ही होती, जिस वजह से उनमें काफी दोस्ती हो गई थी। असर के बाद का वक्त था जब घर के पीछे ऊंचाई में वो तीनों एक पत्थर पर बैठी दिखाई दे रही थीं। वहां से घर का सहन साफ दिखाई देता था। तो आप सच में एक मुसन्निफा हैं? समरीन अभी तक हैरान थी। हाँ जी। समरा ने एक घास का तिनका उठाया और उसे तोड़ना शुरू किया। इस तरह तो आप बहुत मशहूर होंगी ना? समरीन पुरजोश अंदाज में उससे पूछ रही थी। धूप आहिस्ता आहिस्ता रवाना हो रही थी, आसमान साफ था। आज सिर्फ फेसबुक तक, मतलब देखो, मैं पहले लिखती थी और फेसबुक पर पोस्ट कर देती थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे कार्य बढ़ते गए और जब मुझे लगा कि अब मैं अपना काम किताब में लाने के काबिल हूँ, तब मैंने किताब पे काम करना शुरू कर दिया। और यूँ 1 साल में मेरी 2 किताबें पब्लिश हुई। चूंकि लोग सिर्फ मेरे नाम और काम को ही जानते हैं, तो वो मुझे पब्लिक में नहीं पहचान सकते कि मैं इन किताबों की मुसन्निफा हूँ। तो मैं मशहूर सिर्फ सोशल मीडिया तक ही हूँ, असल लाइफ में नहीं। समरा ने तिनका बिल्कुल छोटा छोटा करके फेंकते हुए उसे जवाब दिया। मैं और फारिया भी कभी कभी पढ़ा करते थे नॉवेल्स, जब फवाद भाई हमें फ़ोन दिया करते थे अपना फेसबुक से, पर अब अपना फ़ोन तो है, पर फेसबुक की इजाज़त नहीं है। समरीन ने नाक सिकोड़ी। किस तरह के नॉवेल्स पढ़ती थी तुम लोग? समरा ने इश्तियाक से पूछा। ऐसे नॉवेल्स जिनमें हीरो सड़ा हुआ करेला हो और हीरोइन मासूम सी और कम उम्र भी, समरीन ने मज़े से कहा। या फिर ऐसे जिसमें लड़का अगवा करके लड़की से शादी करे, मोहब्बत करता हो या किसी इंतकाम के लिए, लेकिन बाद में उसे एहसास हो जाए और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। फारिया ने भी बाद में हिस्सा लिया। समरा मुंह खोले कभी एक को देखती तो कभी दूसरे को। पता है, जब लड़की को अगवा करके लड़का निकाह, अभी समरीन की बात पूरी नहीं हुई थी जब समरा तेजी से बोली, तब निकाह होता ही नहीं है। वो कैसे? काजी तो पढ़ाता है निकाह, फारिया ने खफगी से कहा। वली के बगैर लड़की का निकाह नहीं होता लड़कियों, वो निकाह बातिल होता है, समरा ने आराम से कहा था, जबकि वो दोनों शौक हुई थी। और दूसरा, आजकल मासूम कोई नहीं होता, इतना तो बिल्कुल नहीं जितना नॉवेल्स की हीरोइंस। और क्या तुम दोनों खुद किसी ऐसे लड़के से शादी कर सकती हो जिस इंसान में गुस्सा खून की जगह शामिल हो, या फिर जो आपसे सीधे मुंह बात तक ना करे, या फिर इतना ज्यादा जुनूनी हो कि आपका अपने भाई तक से बात करना उसे पसंद ना हो? समरा ने अबरू उचकाकर उनसे पूछा। हरगिज नहीं, वो दोनों बैक वक्त बोली थी। वही तो, हर रिश्ते में स्पेस का होना जरूरी होता है, फिर वो चाहे बहन भाई का हो, माँ बेटी का हो, बाप बेटे का हो या दोस्तों का हो, और फिर मियाँ बीवी का हो। स्पेस ना हो तो दम घुटने लगता है उस रिश्ते में। वो अब बहुत नरमी से समझा रही थी। रही बात मोहब्बत की, तो जो अमूमन हीरो की देखने को मिलती है किसी नॉवल में, वो मोहब्बत होती ही नहीं है। मोहब्बत कुर्बानियों का नाम है। मोहब्बत एसार करने को कहते हैं। मोहब्बत वो होती है जिसमें खुद की चाह से ज्यादा महबूब की चाह अजीज हो। मोहब्बत ऐसा जज्बा होता है जो दिल को सखी कर देता है। मोहब्बत पा लेने का नाम नहीं, बल्कि मोहब्बत तो वो है जिसमें हर चीज अपने महबूब पर लुटाने की हिम्मत हो। मोहब्बत वो है जिसमें अपनी खुशी को अपने महबूब की खुशी पर तरजीह दी जा सके। तुम और हम मोहब्बत को कहते हैं। मैं तो कहीं पीछे ही रह जाता है मोहब्बत में। मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज था जिस पे वो घंटों बोल सकती थी। अभी भी वो आंखें बंद किए जाने कहाँ पहुंची हुई थी। वाह, आपको तो मोहब्बत के मीम से लेकर ते तक हर चीज का पता है, समरीन ने शरारत से कहा। कोई नहीं, फवाद भाई से शादी के बाद तुम्हें भी पता लग जाएगा, उन्हें तो अभी से पता है। खैर, फारिया ने दांत निकालते हुए कहा। फवाद भाई की चमची, चुप रहो। फवाद भाई है मेरे, समरीन ने दांत पीसते हुए कहा। अम्मा तो कह रही थी तुम्हारा रिश्ता फवाद भाई से हुआ है और जल्द मंगनी होगी, तो तुम उन्हें अब भाई क्यों कह रही हो? अब तो छोड़ दो, समरा ने हैरानगी से कहा। चलिए, एटलीस्ट ये किसी
राइटर ने तो ये चीज़ लिखी है और ये भी फेसबुक राइटर मतलब एक बात करी है कि अगर वो कह रही है स्टोरी में कि मैं फेसबुक राइटर हूँ और मैं भी ये जिनका मैं नॉवल पढ़ रही हूँ ये भी फेसबुक राइटर हूँ या मतलब डिजिटल ही होंगी ना, किसी भी प्लेटफॉर्म पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही लिख रही होंगी, तो एटलीस्ट किसी ने तो इस बारे में बात की है कि जो वाकई ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलता है कि ऐसे ही नॉवेल्स पसंद किए जाते हैं और मेरे पास भी मोस्टली ऐसे ही नॉवेल्स की रिक्वेस्ट आती हैं जो मैं मतलब अगर मेरे पास टाइम अवेल हो तो मैं रीड भी कर देती हूँ कि ठीक है अगर जो है मतलब कोई सुनना चाह रहा है तो उसकी पसंद है तो चलें रीड कर देते हैं, तो लेकिन इस चीज़ को इतना ज़्यादा पसंद करना ये बड़ी परेशान कुन बात रही है मेरे लिए भी, क्योंकि मोस्टली जितनी भी रिक्वेस्ट आई सब लड़कियों की तकरीबन यही डिमांड थी और जब मैं उन नॉवेल्स को देखती थी तो उनकी यही उनमें स्टोरी लाइन यही होती है, सेम स्टोरी लाइन पे चलते हैं। हीरो जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रूड होता है, इवन कई दफ़ा तो वो एब्यूज़िव होता है और वाक़ई ही वो हीरोइन की बहन हो वो उनसे भी चलता है, हीरोइन की कोई दोस्त हो वो उनसे भी चलता है और हीरोइन के अपनी फैमिली से भी वो चलता है। तो ये इतना ज़्यादा पॉसेसिव होना किसी भी रिश्ते में, ये आप लोगों को मे बी आप लोगों को इसमें बहुत अच्छा लग सकता है कि आप रोमांस पढ़ रहे हैं, ये रोमांस है, स्टोरी में आपको बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर आपको रियलिटी में ये चीज़ फेस करनी पड़े तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी होती है। ये चीज़ किसी को भी ज़हनी मरीज़ बनाने के लिए काफ़ी होती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ठीक है आप लोग स्टोरी को पढ़ते हैं लेकिन उसको इतना भी लाइक ना करें उस चीज़ को, ठीक है? उसको आइडलाइज़ ना करें कि हमें ऐसी ही चीज़ पसंद है, हम ऐसी ही चीज़ को बार-बार पढ़ेंगे। जब आप बार-बार उस चीज़ को पढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि आप आइडलाइज़ कर रहे हैं और आप अपनी थॉट वैसी बना रहे हैं कि हमें भी ज़िंदगी ऐसी ही चाहिए है, ठीक है? ये हमारा थॉट पैटर्न बन जाता है जब हम एक चीज़ को बार-बार सुनते हैं, बार-बार देखते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी बात किसी को बुरी नहीं लगी होगी, लेकिन मैं इतने अरसे से जो भी नॉवेल्स डिजिटल राइटर्स को मतलब रीड कर रही हूँ अगर, तो मुझे ये पहली राइटर हैं जिन्होंने कोई समझदारी वाली बात लिखी है और बहुत अच्छी लगी है मुझे ये बात। स्टोरी भी बहुत अच्छी चल रही है फ़िलहाल तक। चलें आगे बढ़ते हैं। अम्मा तो कह रही थी तुम्हारा रिश्ता फवाद भाई से हुआ है और जल्द मंगनी होगी, तो तुम उन्हें भाई क्यों कह रही हो? अब तो छोड़ दो, समरा ने हैरानगी से कहा। नहीं होगी मंगनी, क्योंकि ना ही मुझे उस रिश्ते से कोई खुशी है और ना ही मैं मंगनी करूंगी, और फारिया के मुताबिक यही बात फहद भाई भी कहते हैं। समरीन ने हवा में बात उड़ाई। और ऐसा क्या क्या और ऐसा क्यों? क्या तुम लोगों की आपस में नहीं बनती? समरा ने वजह जाननी चाही। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, जैसे जुमर्द भाई ने फारिया के लिए ये कहकर मना किया था कि वो उसे बिल्कुल अपनी छोटी बहन मानते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही मैं और फवाद भाई भी ऐसे ही हैं। समरीन ने तफसील से जवाब दिया। समरा को जाने क्यों ये सुनकर खुशी हुई कि जुमर्द का रिश्ता फारिया से तय होते होते बच गया। लेकिन हमारे भाई जैसा कोई हो ही नहीं सकता, फारिया ने मोहब्बत से सहन में देखते हुए कहा। उन दोनों की नजरें बाय वक्त सहन में गईं। जुमर्द लकड़ी का दरवाज़ा खोले अंदर आ रहा था। बिल्कुल, समरीन ने भी तायद की। वो अब छोटे मामू के साथ खेतों में काम करवाया करता था और इस वक्त आ जाया करता था। इन तीनों की नजरें उसी पर थीं और तीनों के लब मुस्कुरा रहे थे। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में अचानक से आ जाते हैं और फिर लाख कोशिशों के बावजूद वो ज़िंदगी से निकल नहीं पाते, क्योंकि दिल उन्हें कहीं जाने की इजाज़त देता ही नहीं है। समरा ने जुमर्द को देखते हुए सोचा। जुमर्द अंदर आ गया और फिर कुछ देर बाद वापस आया। वो जानती थी कि अब वो मस्जिद जा रहा होगा, इतना तो वो उसकी आदत को जान गई थी। बहुत अच्छे हैं ना? समरीन ने समरा को देखते हुए मायने खेज लहजे में पूछा। पता नहीं, समरा ने मुस्कुराहट दबाए जुमर्द को देखते हुए जवाब दिया। तो पता लगाएं ना, दिल से ज़रा इस बारे में गुफ्तगू किया करें, फारिया ने हंसते हुए कहा। तो समरा ने बस उसे घूरने पे ही इज्तनाब किया। जुमर्द चलते हुए रुका और अपनी नज़रें उठाकर घर के पीछे बड़े पत्थरों की जानिब देखा, तो उसे वो तीनों नजर आईं। वो उसी की तरफ देख रही थीं। उसने जल्दी से नज़रें फेरी और फिर आगे बढ़ गया। बाज़ लोग अजीब होते हैं, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे आपके दिल की गहराइयों में उतर जाते हैं और उन्हें इजाज़त तक लेने की तौफीक नहीं होती। जुमर्द ने बाहर निकलते हुए सोचा। समरा जब वापस घर आई तो देखा अम्मा नमाज पढ़ रही हैं। वो भी उनके साथ जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगी। नमाज के बाद अम्मा कुरान पढ़ती थीं और बुलंद आवाज़ में पढ़ा करती थीं। वो बहुत ठहर ठहर के पढ़ती थीं, कुरान बहुत खूबसूरती के साथ, पर वो मुखारिज सही से अदा नहीं करती थीं। अभी वो सूरत वाक़या मगरिब के बाद पढ़ने से घर में फाका नहीं होता। पढ़ते हुए उन्होंने बहुत जगह गलत लफ्ज़ अदा किए थे। समरा का दिल चाहा उन्हें कहे, फिर ये सोच के कि उन्हें बुरा लगेगा वो चुप हो जाती। अम्मा एक बात कहूँ, लेकिन आज वो चुप नहीं रह पाई। समरा ने आहिस्ता से कहा। क्या हुआ? अम्मा ने कुरान बंद कर दिया। सूरत मुकम्मल हो गई थी।
अम्मा, आप कुरान बहुत अच्छा पढ़ती हैं, मगर आपके मखारिज काफ़ी कमज़ोर हैं। समरा उनके पास चारपाई पर बैठ गई। हाँ, मुझे पता है पुत्र, क्योंकि मैं जुमर्द की तरह नहीं पढ़ती, पर अब मैं बूढ़ी जान इस तरह पढ़ भी कैसे सकती हूँ। अम्मा ने बेबसी से कहा, क्यों नहीं पढ़ सकती? आप बिल्कुल पढ़ सकती हैं। देखें, मैं बताती हूँ आपको। समरा ने पुरजोश से कुरान उनसे लिया और सूरत अन-नास खोली और पहली आयत पढ़ने लगी। अम्मा ने भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ने की कोशिश की। जुमर्द जो अभी अभी घर में आया था, आते ही वो ये मंजर देखकर हैरान रह गया। अम्मा बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह समरा के पीछे आयत पढ़ रही थी। वो वहीं खड़ा मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। ये लड़की सबसे अलग थी, या फिर उसे लगती थी। समरा की सहरकुन आवाज उसके कानों में रस घोल रही थी। सुबह का उजाला हर तरफ फैला तो हर तरफ कुदरत की खूबसूरती नजर आने लगी। खिलखिलाते हुए फूल और फूलों पर मलका की शान सी बैठी तितलियां, दरख्तों पर परिंदे भी खुशगपियों में मसरूफ लगते थे। वो तीनों एक साथ लकड़ी के दरवाजे से बारी बारी अंदर आए। मैं सोच रहा हूँ अब हमें शहर में ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। अमीर, तुम्हारे लिए भी मैंने घर देख रखा है, बस किसी दिन चलो तुम और देख आओ। अचानक रुककर उन्होंने छोटे मामू से कहा, नहीं लखमीर भाई, मैं शहर नहीं जाना चाहता और ना ही अम्मा और जुमर्द मानेंगे, इसलिए हमसे कोई ऐसी उम्मीद मत रखें। हाँ, अलबत्ता अब बच्चों की उम्र हो गई है तो उनकी शादी का कुछ सोच लेते हैं, फिर आप लोग शहर चले जाइएगा। छोटे मामू ने कुछ सोचते हुए कहा, जबकि उनकी बात से उनके पीछे खड़े फवाद का चेहरा फीका पड़ चुका था। चलो ठीक है, अम्मा से बात करते हैं इस बारे में। बड़े मामू ने वापस अपने कदम बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम। बड़े मामू ने बावर्ची खाने में कदम रखते हुए सलाम किया, पर आधा सलाम उनके मुंह में ही रह गया। अम्मा की पुश्ती बावर्ची खाने के दरवाजे की तरफ, जबकि जुमर्द के दाएं जानिब दरवाजा था। उन दोनों ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा, जबकि समरा, जो अभी बाहर जाने के लिए खड़ी ही हुई थी, अपनी जगह बिल्कुल पत्थर की हो गई। तुम? बड़े मामू की जुबान से फिसला, जबकि समरा अभी तक साकी थी। चेहरा सफेद पड़ रहा था और हर चीज उसे अंधेरे में डूबती हुई महसूस हो रही थी। जुमर्द ने समरा की जानिब देखा, वो उसे मुर्दा लाश लगी थी। समरा, उसने बेख्तियार उसे पुकारा। वो पहली दफा उसे नाम से मुखातिब कर रहा था, पर वो उसी तरह खड़ी रही और फिर धपकी आवाज आई। वो बेहोश जमीन पर पड़ी थी। सब उसकी जानिब भागे। जमर्द उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया। वो कैसे उसे हाथ लगा सकता था? बड़े मामू तेजी से आगे बढ़े और अपने मजबूत बाजुओं में उसे उठाया और अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ गए। सब उनके पीछे गए। अल्लाह खैर, क्या हो गया मेरी बच्ची को? अम्मा भी परेशान सी उनके पीछे लपकी। बड़े मामू ने उसे चारपाई पर लटाया। पानी ले आ गिलास में पुत्र, अम्मा उसके सरहाने बैठते हुए बोली। जुमर्द जल्दी से बाहर निकल गया। छोटे मामू और फवाद भी परेशान से समरा की तरफ देख रहे थे, जबकि बड़े मामू अभी तक हैरान खड़े थे। ये ले अम्मा। जुमर्द ने पानी अम्मा को दिया। उसके चेहरे पर परेशानी के असरात के साथ साथ और भी बहुत कुछ था। कुछ वो जो अपनी सबसे कीमती चीज के खोने का खौफ होता है। अम्मा ने पानी उस पर छिड़का, वो होश में नहीं आ रही थी। पता नहीं क्या हो गया है मेरी बच्ची को। उन्होंने पानी का छिड़काव बंद कर दिया था। जब पानी के छिड़काव का भी असर ना हुआ तो जुमर्द बेबसी से आगे बढ़ा और समरा की नाक दोनों जानिब से पकड़ी और दबाई, जिससे वो सांस ना अंदर ले जा सकती थी और ना ही बाहर। एकदम समरा की आंखें खुली और मुंह खोले उसने सांस लिया और साथ ही अपने हाथ से नाक पे जुमर्द का हाथ हटाया। जुमर्द पीछे हो गया। समरा का दिल शिद्दत से चाहा कि वो अभी उठी हो और कुछ देर पहले होने वाला वाकया उसका ख्वाब हो। चारपाई के बाएं जानिब खड़े इंसान को देख उसे यकीन आ गया था कि ये सब सच है। पुत्र, तू ठीक है? अम्मा ने सुक्का सांस लेते हुए पूछा। आप सब मिले हुए हैं ना? आप सब ने मुझसे धोखा किया। वो गुस्से से चिल्लाती हुई चारपाई से नीचे उतर आई। हुआ क्या है बेटा? छोटे मामू ने नरमी से पूछा, जबकि बाकी सब हैरानगी से उसे देख रहे थे। जुमर्द खामोश खड़ा मामला समझने की कोशिश कर रहा था। हुआ क्या है, ये आप पूछ रहे हैं मुझसे? अब तो बस कर दें ये ड्रामा। हर एक चीज झूठ थी, बल्कि है। मुझे अपनी जिंदगी से अब तक इस एक लम्हे से झूठ लगने लगी है। वो हलक के बल चिल्लाई। सब हैरान थे। समरा ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी और आज इस कदर, वो भी लखमीर को देखकर। वो बस बेबसी से समरा को देख रहे थे। तो बता पुत्र, क्या मामला है तेरा? इसे क्या हुआ है? अम्मा बड़े मामू की तरफ बढ़ी। अम्मा, समरा मेरी बेटी है, कमजोर सी आवाज में उन्होंने कहा और चलते हुए आगे चारपाई पर बैठ गए। मैंने कहा ना, अब आप लोगों को कोई अदाकारी करने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ कब्र में पहुंच गई है और मैं भी चली जाऊंगी। आप लोगों की हमसे जान छूट जाएगी। अम्मा की तरफ देखकर समरा ने उसी अंदाज में कहा, समरा अब बैठ जाएं, हम आराम से बात करते हैं। जुमर्द ने मामलात को समझते हुए उसे ठंडा करने की कोशिश की। आपने मेरी बेबसी का फायदा उठाया है ना? सब कुछ आपका प्लान था ना? लेकिन एक बात बताऊं। समरा चलती हुई उसके सामने आई और उसे देखते हुए अजीब से अंदाज में कहा, बाकी लोगों से, हत्ता के अपने नाम नेहाद बाप से भी मैं शिकवा नहीं करूंगी। किसी से कोई बदला, कोई जवाब नहीं मांगूंगी। बस आपको आपके किए की सजा जरूर दूंगी। आपको सजा मिलनी चाहिए हर हाल में। पता है क्यों? क्योंकि आपने मेरा दिल तोड़ा है। आपने मुझे बेबस कर दिया है। समरा की आंखें मुसलसल भीगती जा रही थीं, जबकि जुमर्द ने हैरत से उसे देखा। वो किस बात का एतराफ कर रही थी? क्या उसे इस बात का होश था?
जिन्हें आप अम्मा अम्मा कहते नहीं थकते थे ना, और जिन मामों के आप गुण गाते हैं हर रोज, उनसे आपका खून का रिश्ता तक नहीं है। वो आपके दूर दूर तक कुछ नहीं लगते, समझे आप। हलक के बल चिल्लाते हुए समरा ने उसका बाजू पकड़ के झुंझलाया। अगर मेरी जिंदगी झूठ पर मबनी है ना, मुझे बतलाया गया है ना कि मेरे बाप ने मेरी माँ से पहली शादी की थी। मेरे बहन भाई अभी नाबालिग हैं। मैं एक ऐसी भोली माँ की बेटी हूँ जिसे ये तक नहीं पता था कि उसका शोहर उसे इस्तेमाल करके पैसा कमाना चाहता है। हर लफ्ज झूठ और हर इंसान दोगला है यहाँ। तो आपकी जिंदगी भी झूठ पे मुश्तमिल है। आप भी अम्मा के किसी रिश्तेदार के बेटे नहीं हैं। आपके माँ बाप किसी शहर में नहीं रहते, समझे आप। आपका तो ये तक नहीं पता कि आप हैं किसकी औलाद। बाजू उसका झटक के वो दरवाजे की जाने बढ़ी और दरवाजे में खड़ी छोटी मामी, बड़ी मामी, समरीन और फारिया को रास्ते से हटाकर वो बाहर निकल गई। जबकि अब पत्थर की तरह साकित होने की बारी जुमर्द की थी। सफेद अब जुमर्द का चेहरा पड़ रहा था। अम्मा ने जोर से आंखें मेची। उन्होंने समरा को यह बात बताई ही क्यों थी। उन्होंने बेबसी से सोचा, पर वो खुद ही अंदाजा करती उनसे सच जानने के लिए बेचैन थी। जुमर्द पुत्र, अम्मा उसकी जानी पड़ी। अम्मा, मुझे सिर्फ सच सुनना है, बिना एक हर्फ के झूठ के इजाफे से। जुमर्द बेतासुर लहजे में बोला। अम्मा बेबसी से चारपाई पर बैठ गई और सदियों पहले के रात का पर्दा उठाने लगी। रात के सन्नाटे को कुत्तों की खौफनाक आवाज और गीदड़ की बेसुरी आवाज बार बार तोड़ रही थी। मैंने कहा था थोड़ा देर से निकलते हैं, सुबह की हल्की हल्की रोशनी में टांगे से उतरेंगे तो आगे जाने में आसानी होगी। पर मेरी सुनता कौन है। कच्ची सड़क पर आगे पीछे दो नफूस चले जा रहे थे। एक नफूस ने अपने कदम रोके, गहरा सांस खारिज किया और फिर पीछे देखकर खपकी से बड़बड़ाई। अम्मा, वैसे भी फजर की अजान होने वाली है और फिर रोशनी तो हो जाएगी। दूसरे नफूस ने टॉर्च अपनी माँ के चेहरे पर लगाए तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। अरे ये तो हटा मेरी नजरों के सामने। खुद चार आंखें लगाई हैं, मुझे भी अंधा करोगे क्या। 50 से कम की औरत थी वो। खूबसूरत सी रंगत, हल्की हल्की झुर्रियों वाला चेहरा और भूरी छोटी छोटी आंखें, बड़ी सी चादर ओढ़े हुए वो गांव की लगती थीं। उन्होंने टॉर्च के आगे हाथ रखा और अपने बेटे को घूरा जो 30 तक का लगता था। अब इस कीचड़ भरी सड़क पर मैं फिसली ना तो मैंने उठ के तेरी सारी हड्डियां तोड़ डालनी है। फिर ना कहना अम्मा तू कितनी जालिम है। खरी खरी उसे सुना के वो फिर से कदम बढ़ाने लगी थी, जबकि उनके बेटे ने अपनी हंसी दबाई। अब वो कच्ची सड़क के एक तरफ होकर चल रही थी। ओह मेरे रब्बा, अचानक उनका पाँव फिसला, वो सड़क के एक साइड गिर गई। घास होने की वजह से उन्हें जरब तो नहीं आई, पर उनके बाजू के नीचे कुछ नरम सा जरूर आया, कोई कपड़ा। अम्मा, आप ठीक तो है ना। उठे, मेरा हाथ पकड़े। उनका बेटा घबराया और जल्दी से उन्हें कंधे से पकड़ा। अम्मा की पुष्टि उसकी तरफ। लखमीर, ओ लखमीर, टॉर्च दे दे जल्दी मुझे। उन्हें ऐसा लगा उनका दिल अभी बाहर गिर जाएगा। लखमीर ने घबराते हुए उन्हें टॉर्च दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गांव के दरमियान में बनी मस्जिद से अजान की आवाज आई। घुटनों के बल बैठकर उन्होंने टॉर्च पकड़ी और सामने उस नरम कपड़े जैसी चीज पर लगाई। वो एक कंबल था, छोटा सा, जिसमें बच्चे को लपेटते हैं। उनका दिल अलग ही अंदाज में धड़कने लगा। शायद वो खौफ था या फिर कुछ और। लखमीर भी एक तरफ से उनके सामने आया। वो कोई खेत था जैसे काटकर सड़क बनाई गई थी। आवाज अल्लाह अकबर की सदाएं दूर तक सुनाई दी। गिदड़ों ने भी अपनी आवाजें मजीद ऊंची कर ली। टॉर्च वापस लखमीर को पकड़ाकर उन्होंने कंबल खोला। कंबल किसी चीज में लपेट के नसवार पे जैसे रबड़ लगाते हैं, वैसे ही कंबल को कपड़े से बांधा हुआ था। जैसे ही कंबल खोला और उसकी लपेटें खोली तो उनका दिल लम्हे भर को थमा और फिर धड़क उठा। वहां एक जीता जागता वजूद लेटा था, गहरी गहरी सांसें लेता हुआ। अम्मा ने जल्दी से उसे उठाया और उसके माथे पर बोसा दिया और सीने से लगाए रोने लगी। लखमीर हैरान सा उस बच्चे को देख रहा था। पता नहीं लोगों के पास इतना बड़ा दिल कहाँ से आता है कि वो खुदा की नेमतों को यूं ठुकरा देते हैं। उनका लहजा कांपा। अम्मा, पता नहीं किसका बच्चा है, चलें यहाँ से इसे छोड़ के। ऐसा ना हो हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। लखमीर ने अंधेरे में इधर उधर देखा। अजान मुकम्मल हो गई थी और अब चिड़ियों की चहचहाहट शुरू होने लगी थी। नीचे पड़ी हुई सोटी उठा के वो उसके सहारे उठी। मेरी शबनम, बहन की बेटी का बच्चा है। समझ आई मैं क्या कह रही हूँ। अब वो संभल गई थी और आगे का सोच रही थी। अम्मा, आप क्या कह रही हैं। हम इसे कहीं नहीं ले जा सकते। लखमीर ने नफी में सर हिलाया। तो फिर ठीक है, तू चला जा अकेले, मैं यहीं बैठी रहूंगी इसे लेकर, लेकिन इसके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मा ने संजीदगी से कहा। अम्मा देखें, अगर कोई इसे लेने आ गया तो। लखमीर ने अब की बार उन्हें हकीकत दिखानी चाहिए। ये जो रात के अंधेरे में इस मासूम जान को यहाँ फेंक के गए हैं ना, वो दिन के उजाले में इसे ढूंढने यहाँ नहीं आने वाले। ऐसे लोग रात के रुस्तम ही होते हैं। रातों को गुनाह करके सुबह खुद पारसाई का लिबास चढ़ाकर फिर आते हैं। अम्मा ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही थी और फिर देखते ही देखते वक्त गुजरता गया और जुमर्द भी बड़ा होता गया। अम्मा ने उसका नाम जुमर्द रखा था। वो नाम उन्हें इस बच्चे के चेहरे को देखकर बेख्तियार जहन में आया था। क्यों आया था ये उन्हें खुद नहीं पता था। जुमर्द चुपचाप इस कमरे से निकला और अपने कमरे में आके बंद हो गया। अम्मा उसे बताया करती थी कि पैसे की किल्लत की वजह से और 5वीं औलाद के बोझ से उन्होंने उसे अम्मा को सौंपा था। वो अक्सर सोचा करता कि जब पालने की हिम्मत नहीं होती तो लोग बच्चे पैदा कर लेते हैं।
थोड़ा बड़ा होने के बाद अम्मा ने यूं ही एक दिन उससे पूछा था, अजमत पुत्र, क्या तू अपने माँ बाप से मिलना चाहता है या फिर उनके पास जाना चाहता है? अब तो पैसे की किल्लत भी नहीं रही उन्हें, खुदा ने दिन फेरे हैं उनके। अम्मा ने ये किस तकलीफ से पूछा था कि या तो वो जानती थी या उनका खुदा। बिल्कुल नहीं अम्मा, मैं उन लोगों को देखना भी नहीं चाहता। उन्हें पता होना चाहिए कि पैसे तो उनके पास आ गए हैं, लेकिन उनका बेटा हमेशा के लिए उनसे छिन चुका है। तल्खी से उसने कहा, जिंदगी क्यों इतनी बेरहम है? आखिरी बात कमरे में दाखिल होते हुए उसके जहन में आई थी वो यही थी, जबकि अम्मा अपना थका हारा वजूद लिए चारपाई पर आ बैठी। आपने कहा था, आपने उसे तलाक दे दी थी। बड़े मामू ने नजरें उठाकर दरवाजे की जानिब देखा जहां बड़ी मामी खड़ी थी, जबकि फारिया और फवाद अभी तक सख्ते में थे। समरा उनकी बहन थी क्या वाकई? मैंने तुम्हारे कहने पर उसे छोड़ ही दिया था रुबीना, पर मैं उसे तलाक नहीं दे सका। वो मेरी मोहब्बत थी, मेरी बच्ची की माँ। बड़े मामू ने उनके चेहरे पर नजरें जमाए कहा, जबकि बड़ी मामी वापस दरवाजे से ही मुड़ी और अपने घर की तरफ चली गईं, रोते हुए मातमी हालत में। जब उन्हें पता लगा शादी का, तब उन्होंने बहुत हंगामा मचाया था। बड़े मामू को अभी तक याद था उनके मैके जाने की धमकी और सारे रिश्तेदारों के सामने होने वाली बेइज्जती के डर से। उन्होंने उनसे कहा था कि वो उसे तलाक दे देंगे और ये बात हमेशा उन दोनों के बीच ही रहेगी। बड़े मामू खामोशी से चलते हुए अपने घर के पीछे बड़े से पत्थर पर बैठ गए। रुबीना से उनकी शादी पसंद की नहीं थी, उन्हें मजबूरन करनी पड़ी थी। बड़ों की जिद की वजह से वो कुछ दिन गांव आते और वापस शहर चले जाते। यूं ही साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया। इस बार वो गांव में अपने बेटे को देखने के लिए आए थे। मगरिब के टाइम तकरीबन वो वापस शहर जाने के लिए गाड़ी में बैठे और गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाँव की कच्ची सड़क पर उनकी जीप धूल उड़ाती जा रही थी, जब सड़क के बीचों बीच उन्हें कोई शख्स दिखाई दिया। वो नीचे उतर आए और जब वो इस नफूस के पास पहुंचे तो पता लगा वो बेहोश है। उन्होंने जल्दी से उठाया और अपनी जीप में डाला और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और उसे देखा। सफेद रंग का बेदाग चेहरा जो मुरझाया हुआ लग रहा था, बड़ी बड़ी आंखों के नीचे गहरे हल्के और लंबे स्याह बाल जिनमें बल डाला गया था, लेकिन बिखरे हुए थे बहुत। बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी जो अब सर से उतर चुकी थी, चादर भी मैली हो रही थी। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और शहर की तरफ चल दिए, लेकिन उन्हें इस वजूद को देखकर अपने दिल में कुछ और ही कहानी सुनाई दी थी। शहर जाके उसे अस्पताल में दाखिल होने तक और फिर उसे होश में आने से उसकी कहानी सुनने तक वो हर चीज़ से बेपरवाह हो चुके थे। और इस अरसे में उन पर यह हकीकत आशना हुई थी कि वो इस साजिदा नामी लड़की से मोहब्बत कर बैठे हैं। साजिदा यतीम खाने में पली थी, फिर वहाँ से उसे एक मियाँ बीवी जिनकी कोई औलाद ना थी, उन्होंने उसे गोद लिया था। 20 साल की उम्र में शादी हुई और उसके कुछ अरसे बाद माँ बाप कार एक्सीडेंट में चल बसे। यही नहीं, उस पर यह हकीकत भी खुली कि उसका शोहर लड़कियों को अगवा करने और उन्हें रेड लाइट एरिया में भेजे जाने के पेशे में मुलविस है। 2-3 दिन बहुत झगड़े हुए उनमें और तंग आकर गुस्से में उसके शोहर ने उसे तलाक दे दी। तलाक के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शख्स जैसा भी था, साजिदा से उसे मोहब्बत थी। साजिदा शोहर के घर ही इज्जत पूरी कर रही थी जब उसका शोहर अपने दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ था। उसका इरादा साजिदा से हलाला के बाद दोबारा निकाह करना था, पर जिस दिन उसकी इज्जत खत्म हुई उसके दूसरे दिन उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। वो जो अपना सामान पैक कर रही थी चौंकी, चेहरे पर खौफ बिखरा। वो दोबारा कभी उस आदमी से शादी नहीं करेगी जिसने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। तलाक क्या आम बात थी, और फिर ऐसी लड़की को तलाक देना जिसका पता हो कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। मोहब्बत तो बहुत थी उसे अपने शोहर से, पर क्या वो इज्जत नफ्स से भी ज्यादा थी? बिल्कुल नहीं। कुछ देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। अपने पास मौजूद दूसरी चाबी से उसने दरवाजा खोल दिया होगा। साजिदा ने जल्दी से कपड़ों का बैग बेड के नीचे फेंका और चेहरे से पसीना साफ करती बाहर आई। उसके शोहर के साथ एक और मर्द मौजूद था। फिर पता लगा वह शाहमीर है जिससे आज ही साजिदा का निकाह है। उसे यकीन नहीं आया, उसका साबका शोहर पागल था या हो गया था। वह पहले ही अपने शोहर से डरी हुई थी। वो कैसे कैसे जराइम में मुलविस है, ये बात उसे वाकई डराने के काबिल थी। उसने मिन्नत समाजत करके अपने लिए सिर्फ एक दिन और मांगा ताकि वो अपने आप को मेंटली तैयार कर सके। उसका साबका शोहर शहराज बड़ी मुश्किलों से ही सही, लेकिन इस बात के लिए आमादा हो गया। वो क्या करे, ये सोच सोच के वो थक गई थी। वो दोनों आज यहीं रुके थे। आधी रात के करीब जब वो अपना स्याह बैग हाथ में पकड़े कुछ फैसला करके तैयार खड़ी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई, बहुत तेज आवाज में। डर के मारे बैग हाथों से नीचे जा लगा। साजिदा दरवाजा खोलो जल्दी, उसके शोहर की सहमी हुई आवाज आई जो कि बहुत हल्की थी। उसने दरवाजा खोला तो आंखों में खौफ वहशत की सूरत इख्तियार करने लगा। शहराज खून से लथपथ सामने खड़ा था। अभी वो उससे कुछ पूछती कि शहराज ने अपनी जेब से बटवा निकाल के उसे दिया। साजिदा, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, इतने कि मेरी सांसों से ज्यादा होंगे, पर एक चीज जो मुझ पर बेख्तियारी में हो गई है वो मोहब्बत है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतनी कि अगर मैं सारी जिंदगी तुम्हें देखते हुए गुजार दूं तो फिर भी मेरा दिल ना भरे। अगर कभी हो सके तो मुझे माफ कर देना और जाओ किसी ऐसी जगह जहां तुम हमेशा के लिए महफूज हो। इस बटवे में हर वो चीज़ है जो तुम्हें चाहिए होगी। मैंने कभी किसी की इज्जत नहीं की एक तुम्हारे सिवा, क्योंकि तुम ऐसी औरत हो जिसकी इज्जत करने को दिल खुद चाहता है। कुछ देर बाद वो घर से बाहर सड़क पर भागती हुई दिखाई दे रही थी। कानों में शहराज की आवाज़ गूंज रही थी।
शाहमीर ने मुझसे गद्दारी की है, वो और उसके साथी, तुम्हारी इज्जत। वो रुक गया और बात बीच में अधूरी छोड़ गया। फिर दोबारा बोला, उसके साथियों ने मेरी ये हालत की है, उन्हें मैं ऊपर कमरे में बंद कर आया हूँ, लेकिन वो किसी भी वक्त दरवाज़ा तोड़ सकते हैं, इसलिए तुम भाग जाओ यहाँ से। वो उसका हाथ पकड़े कह रहा था। वो कांप रही थी, शायद रो भी रही थी। पर मैं ऐसे कैसे? आप मेरे शोहर हैं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। चेहरे पे वहशत लेकर वो बोली थी। शहराज पहली दफ़ा हल्का सा मुस्कुराया। इतने वक्त में अजियत ही अजियत थी इस मुस्कुराहट में। वो मशरकी औरत थी, शोहर चाहे जैसा हो वो उसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकती थी, और ना ही मुश्किल हालात में उसे अकेला छोड़ सकती थी। शोहर था, हूँ नहीं, मैंने कहा ना, बहुत गुनाहगार हूँ, तुम माफ़ कर देना। वो कुछ कहती उसे मौका दिए बगैर जल्दी से बटवा लेकर खारजी दरवाजे की जा वो कुछ कहती उसे वो कुछ कहती वो उसे मौका दिए बगैर जल्दी से लेकर खारजी दरवाजे की जा नहीं पाया। ऊपर से लोगों के चलने की आवाज़ें आने लगी तो उसने दरवाज़ा खोला और उसे बाहर किया। वो मुसलसल नाव में सर हिला रही थी। वो कहाँ जाएगी? उसका तो कोई भी नहीं था, लेकिन वो ये भूल रही थी कि वो पहले भी तो भाग रही थी इस घर से, बगैर किसी चीज़ के बारे में सोचे। फिर लम्हों का खेल था कि एक तेज़ आवाज़ आई और शहराज ज़मीन पर गिर गया। आंखें उसी पे तकी थीं। सर के पिछली जानिब से खून फवारे की सूरत उबल रहा था। वो भाग जाओ, माफ़ कर देना, मुश्किलों से ये अल्फाज अदा हुए थे और फिर शहराज की आंखें साकित हो गईं। फिर उसने कुछ नहीं देखा। रुख मुड़ा और बाहर की तरफ भागने लगी। जो रास्ता नजर आता वो उस पर भागती। वो लोग उसका पीछा कर रहे थे। फिर वो छुपते छुपाते उस गांव में जा पहुंची तो सुबह होकर दोबारा रात हो चुकी थी। उसने कल से कुछ नहीं खाया था। ये साहब अब जवाब देने लगे थे। रात इसी गांव के बड़े बड़े घने दरख्तों में गुजारी। डर के मारे वो पूरा दिन इन्हीं दरख्तों की आड़ में छुपी रही। बड़े मामू को वो जिस रात मिली वो उसी रात शहर जाने के लिए सड़क पे आई थी, पर भूख और प्यास से फिर खौफ से वो बेहोश हो गई। जब होश आया तो वो अस्पताल में थी। बड़े मामू को उस पर तरस आया। 2-3 दिन बाद जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुई तो उसने उनसे कहा कि मुझे किसी दारुल उलूम छोड़ दें, तो उन्होंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। फिर शादी हो गई। बड़े मामू बहुत खुश थे। मोहब्बत के मिल जाने पर कौन पागल भला खुश नहीं होता। साइदा शुरू में गुमसुम रहती, सारी सारी रात शहराज को सोच के आंसू बहाती। वो जैसा भी था उसके लिए उसका महबूब शोहर था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल होती गई। मोहब्बत बड़े बड़े जख्म भर देती है। वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन रुबीना को सब सच पता लग गया तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, लेकिन वो उस पर अमल पैरा ना हो सके। साजिदा को तब उन्होंने पहली शादी और बेटे के बारे में बताया। वो सब्र कर गई। वैसे भी उनका मानना था वो हंगामा किस लिए खड़ा करें। पहली बीवी वो नहीं थी और ना ही वो कोई कुंवारी थी जिनसे उन्होंने शादी की थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मसरूफ होते गए तो यहाँ आना बिल्कुल ही कम कर गए। मोहब्बत कहीं जा सोई मोहब्बत कहीं जा सोई या फिर थी, लेकिन उसे जताने के लिए वक्त नहीं था। जब पहली बार उन्होंने तलाक की बात की तो समरा ने आधी बात सुनी थी। वो इतनी बात सुन के ही वहां से चली गई, लेकिन तलाक देने का वो किसको कह रहे थे वो ये नहीं जानती थी। जब साजिदा ने उनसे वक्त ना देने और उन्हें नज़रअंदाज करने का शिकवा किया तो उनमें थोड़ी बात बढ़ी तो उन्होंने रुबीना को तलाक देने का कहा। मैं रुबीना को तलाक दे देता हूँ ताकि सारा मसला ही खत्म हो जाए। फवाद तो वैसे भी अब बड़ा हो रहा है, संभल जाएगा। गुस्से में ही सही वो अटल फैसला कर रहे थे। साजिदा ने ढल के उन्हें देखा। वो ऐसा ना चाहती थी। वो कैसे एक बच्चे को उसके माँ बाप से अलहदा कर सकती थी। एक ऐसा काम वो शोहर को कैसे करने देती जो खुदा को सख्त नापसंद है। खुदा का वास्ता दे दे के साजिदा ने उन्हें इस काम से रोका था। फिर बड़े मामू ने दोबारा कभी उनके मुंह से कोई शिकवा नहीं सुना था। समरा की शादी जहाँ वो करना चाहते थे वो लड़का हाफिज कुरान था, फिर साथ एक अच्छी जॉब भी थी। किरदार का ऐसा पक्का कि रश्क आता था उस पर। उन्होंने अपनी दूसरी बेटी का नहीं सोचा। वो अपनी पहली बेटी के लिए कुछ ऐसा करना चाहते थे जो कम अज कम उनकी सारी जिंदगी की गलतियों का थोड़ा बहुत ही अजाला कर सके। समरा ने उनसे बदतमीजी की तो वो गुस्से से फिर वही धमकी साजिदा को दे आए थे। वो रुबीना की तलाक के बाबत कह रहे थे, पर समरा उस दिन फिर गलत समझ बैठी। साजिदा अपनी बेटी को भी जानती थी और अपने शोहर को भी। उस ज़हनी टेंशन ने कुछ ऐसा उनके दिल पर असर किया कि वो मौत से जा मिली। बड़े मामू ने अपने आंसू साफ किए और आंखें बंद करके सुकून अपने अंदर उतारने लगे। साजिदा उनकी मोहब्बत थी पहली, और पहली मोहब्बत तो वो होती है जिसका रोग सारी जिंदगी का रोग बन जाता है। उन्हें आज तक लगा था वो रुबीना से सिर्फ एक बस इस निकाह की वजह से जुड़े हैं जो उनमें हुआ है, या फिर अपने बच्चों की वजह से। इसीलिए तो उन्हें आसान लगता था ये कह देना कि मैं रुबीना को तलाक दे दूंगा। लेकिन आज जब रुबीना उनसे मुंह मोड़कर गई थी शिकवा लिए आंखों के साथ, तो उन्हें लगा वो साजिदा के बाद आज जो इनमें बची कुछ हिम्मत बाकी थी वो भी चली गई है। आज उन्हें यह एहसास हुआ था कि रुबीना उनकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है। जुमर्द, पुत्र, कुछ खा ले तूने कल से कुछ नहीं खाया। अम्मा चारपाई पर बैठी उसके बालों में हाथ फेरते हुए कह रही थीं। अम्मा, मुझे भूख नहीं है, उसने आहिस्ता से कहा। तूने नमाज भी नहीं पढ़ी कल से, अम्मा ने अफसुर्दगी से कहा। मेरा दिल नहीं कर रहा अम्मा। बाजू आंखों के ऊपर रखे वो चित लेटा था। मुझसे मत रूठ, मैंने उसी बात के खौफ से तुझे नहीं बताया था पुत्र। अम्मा अब रोने लगी थी।
अम्मा, मैं किसी से नहीं रूठा, ना आपसे, ना खुदा से, और ना ही अपने आप से। बस मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ भी करने को, कुछ भी कहने को, कुछ भी सहने को। जुमर्द ने अपना रुख उनके मुखालिफ सिर में मोड़ दिया और अम्मा आहिस्ता से उठ के कमरे से निकल गईं। जुमर्द ने आंखें बंद कर लीं। वो रोया नहीं था और ना ही उसने कोई शिकवा किया था रब से। उसका दिल उसे लगता था मर चुका है, या फिर उसके जज्बात खत्म हो गए हैं, उसके एहसासात खत्म हो चुके हैं। वो समरा से भी नाराज नहीं था, वो खुद तकलीफ में थी, इसलिए उसे सब कुछ बता बैठी थी। वो बस खाली ज़हन था। अम्मा, अम्मा, बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई थी। जुमर्द ने झट से आंखें खोली। क्या वो ख्वाब में बड़े मामू को अम्मा को पुकारते हुए सुन रहा था? जुमर्द ने आंखें मसलते हुए सोचा। जुमर्द, कहाँ हो? अम्मा, क्या हुआ आपको? फिर से आवाज़ आई थी। जुमर्द एकदम चारपाई से उतरा और बाहर भागा। अम्मा को बाजू में उठाए छोटे मामू तेज तेज घर से बाहर जा रहे थे। जुमर्द भागता हुआ उनके पास पहुंचा और उनके बाजू से अम्मा को लिए तकरीबन भागने वाले अंदाज में लेकर वो चलने लगा। अम्मा बेहोश हो गई थीं, पर कैसे? क्या अम्मा इतनी कमज़ोर हो गई हैं? जुमर्द ने सोचा। शहर में अस्पताल लाने तक वो बेहोश ही थीं। गांव का क्लिनिक बुध और जुमे को बंद होता था, इसलिए वो सीधा यहीं ले आए। फवाद को भी वो अपने साथ ही ले आए थे। चेकअप करके उन्हें ड्रिप लगाने के बाद डॉक्टर बाहर आया। उन्होंने कितने दिन से कुछ नहीं खाया। उनका बीपी बिल्कुल लो था और इस उम्र में इतनी देर भूखा रहने के लिए जहर से बदतर था। डॉक्टर बड़े मामू के साथ साथ अपने ऑफिस में जाते हुए कह रहे थे। जब जुमर्द ने अपने बाल नोचे, अम्मा उसके बगैर कुछ नहीं खाती थी और ये कैसे भूल गया था? उसने बेबसी भरे गुस्से से सोचा। कुछ देर बाद जुमर्द चलता हुआ अंदर आया और कुर्सी खींचकर बेड के पास लगाकर उस पर बैठ गया। अम्मा को होश आ चुका था। अम्मा, मुझे माफ़ कर दें, आपकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं ना? जुमर्द ने उनका माथा चूमा और वापस सीधे होते हुए कहा। अम्मा के दाएं हाथ में अभी तक ड्रिप लगी हुई थी। तो कुरान तर्जुमे के साथ क्यों नहीं पढ़ता पुत्र? अम्मा ने हल्की सी आवाज़ में उसके सवाल का जवाब देने के बजाय एक और सवाल किया। अम्मा, मैं आपसे कुछ और बात कर रहा था। तू अभी तक खुदा से इसलिए नाराज़ है ना कि तुम्हारे माँ बाप का तुम्हें नहीं पता कौन है, कहाँ है, तुम्हें क्यों इस तरह बेआसरा छोड़ दिया? तू कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ता तो तुझे पता चलता कि उसने तुझ पर क्या क्या एहसान किए हैं, फिर तू ये जिद छोड़ देता। अम्मा ने उसके चेहरे पर देखते हुए कहा, जबकि वो बेजार और बेतासुर नजर आ रहा था। कसम है रोज़े रोशन की और रात की, जब वो छा जाए। अम्मा ने एक आयत के साथ उसका तर्जुमा भी पढ़ा। जुमर ज़मीन की तरफ देखने लगा। वो उन्हें नहीं समझा सकता था कि वो किस अजियत में है, और ये अजियत कोई नहीं समझ सकता था। कोई उस तकलीफ में उसके साथ नहीं था। नहीं छोड़ा तुमको, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब ने। जुमर ने चेहरा एकदम उठा के अम्मा की तरफ हैरत से देखा। क्या वो उसके दिल की बात जान के खुद से आयत का तर्जुमा कर रही थी? और यकीनन बाद का दौर बेहतर है तुम्हारे लिए पहले दौर से। जुमर यकटिक अम्मा को देख रहा था, जिनके चेहरे पर बेशुमार आंसू थे, पर उसका जहन इस तरफ नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था वो बंद दरवाजों में से कोई एक खुला दरवाज़ा ढूंढने में कामयाब हो गया है, और अनकरीब अता करेगा तुम्हें तुम्हारा रब कि तुम खुश हो जाओगे। उसका दिल हल्का होता जा रहा था, बोझलपन खत्म हो रहा था और वो पुरसुकून होता जा रहा था। उसे याद आया, उसे हमेशा से ये बेसुकूनी थी कि उसके माँ बाप उसे क्यों अम्मा के पास छोड़ गए, और आज उसे ये जानकर सुकून आ रहा था कि अम्मा से बेहतर उसके लिए दुनिया में कुछ भी नहीं था, ना हो सकता था। हालांकि उसके माँ बाप भी क्या नहीं पाया तुम्हारे रब ने तुम्हें यतीम और ठिकाना तुम्हें दिया, पता नहीं कैसे, पर उसकी आंखें भीग रही थीं। बेशक अल्लाह, बेशक। उसके लब आहिस्ता से हिले। और वहीं इसी रात मर जाता, बल्कि कोई जानवर उसे ले जाता। एक तरह से तो वो यतीम ही हो गया था, और अम्मा की सूरत उसे उसका ठिकाना मिला, घर मिला, जहाँ वो मालिकों की तरह रह सकता था। आंसू लड़कियों की सूरत बह रहे थे। अम्मा भी उसकी तरफ देख रही थीं। उसे मजीद नहीं सुना गया। वो वहाँ से उठ गया। उसे अपने अल्लाह से माफ़ी मांगनी थी, उसे उसका शुक्र बजा लाना था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वहाँ समरा खड़ी थी और उसकी आंखें भी भीगी हुई थीं, पर वो बिना रुके उसके पास से गुजर गया। वो अभी सिर्फ अपने रब को मनाना चाहता था, सिर्फ उससे बात करना चाहता था। समरा भागती हुई अंदर आई और उसी कुर्सी पर बैठ गई जहाँ थोड़ी देर पहले जुमर्द बैठा था। अम्मा, मुझे माफ़ कर दें, मैं अपने होश गंवा बैठी थी। एक इंसान की सज़ा आप सबको दे बैठी। मुझे उस वक्त लगा यहाँ हर कोई मेरा दुश्मन है। वो रोते हुए उनके सर पर अपना सर रखे कह रही थी। मैं वो सब कुछ समझ से नहीं कहना चाहती थी, पर मैं कह बैठी। मुझे माफ़ कर दें अम्मा। वो हिचकों से रोती आहिस्ता से बोली। ना मेरा बच्चा, ना रो। अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। मुझे यकीन नहीं आ रहा तो मेरी पोती है, मेरा खून। अम्मा ने बाएं हाथ से उसके सर पर बाल सहलाए। और मेरे पास इतने सारे रिश्ते हैं, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। समरा ने अपना सर उठाया और उन्हें देखते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं? अम्मा ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, छोटे मामू ने फ़ोन किया था और सब कुछ बताया। मेरा दिमाग ठंडा हो गया था तो मुझे समझ आ गई बात, और आपका बताने पे मैं सीधा यहाँ आ गई। समरा ने हंसते हुए कहा। अम्मा ने उस धूप छाँव सी लड़की को देखा जो थोड़ी देर पहले रो रही थी और अब हंस रही थी। मामू नहीं, चाचा। अम्मा ने भी अपने आंसुओं को साफ किया और उसे हल्के से चपत मार के याद दिलवाया। ओ हाँ, चाचा, समरा ने दांत निकालते हुए कहा।
वो अम्मा के साथ ही गांव वापस आ गई थी। उसके और जुमर्द के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी इस दौरान। जब बड़े मामू कमरे में दाखिल हुए तो वो नफरत से रुक फेरे बाहर निकल गई। बड़े मामू ने रंजीदगी से सर हिलाया। वो घर के सेन से भी बाहर निकल गई थी। रुख खेतों की जानिब था जब किसी ने उसे पुकारा। वो पीछे मुड़ी तो पीछे वो लोग खड़े थे जो उसके बहुत करीबी थे, लेकिन दिल से शायद बहुत दूर। फारिया, जिसका चेहरा बेतासुर था, फवाद का चेहरा भी और बड़ी मामी का भी। वो वहीं रुक गई तो वो तीनों चलते हुए उसके करीब आए। कुछ फासले पर उन तीनों के कदम रुके जबकि फवाद आगे बढ़ा। उसने जैसे ही हाथ उठाया तो समरा ने आंखें बंद कर दी। उसे पता था सुतेलों को कोई कबूल नहीं करता। बिल्कुल शर्म नहीं आई ना, गाँव आके भी अपने नए बहन भाइयों से मिलने नहीं आई। उसके चेहरे पर नहीं बल्कि सर पर हल्की सी चपेट पड़ी तो उसने आंखें खोल दी। फवाद उसे ही देख रहा था। आंखों में शरारत नाच रही थी। उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा था। फिर बहुत नरमी से फवाद ने उसे अपने कंधे से लगाया। जो कुछ भी हो गया सो हो गया, कुछ बदलने वाला तो है नहीं, तो हम क्यों माजी में रहें। उसके कंधे से सर टिकाए वो आंसू बहा रही थी जब फवाद की आवाज़ सुनी। फिर उसे कंधों से पकड़ के सामने खड़ा किया। है ना, नरमी से पूछा। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने जोर जोर से इस बात में सर हिलाया। तुम हमारी बहन हो और यकीन करो हम तुम्हें सौतेले नहीं बल्कि सगे बहन भाई बन के दिखाएंगे। नरमी से उसके आंसू साफ करते हुए कहा। उसकी ना बहन थी ना भाई, और अब एकदम से दोनों की कमी पूरी हो चुकी थी। मुझसे भी मुंह मोड़ोगी या कसूरवार ठहराओगी। बड़ी मामी भी आगे आई। उन्हें पता था कसूरवार अगर किसी को ठहराना चाहिए था तो उन्हें ही ठहराना चाहिए था, अपनी सौतन को, उनकी बेटी को और अपने मियाँ को। वो पहली बीवी थी, उनसे छुपकर उनके मियाँ ने शादी की। उनके मियाँ का कसूर था, लेकिन इतना भी ना था जितना समरा समझ रही थी। लेकिन था तो, इसलिए उन्होंने कोई तरदीद नहीं कि पहली शादी उनकी साजिदा से नहीं बल्कि रुबीना से हुई थी। आपका इस सब में भला क्या कसूर? आगे बढ़कर खुद ही उन्हें गले लगाती वो प्यार से बोली। और मैं तो हूँ ही अच्छी, मेरी तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। फरवा की चहकती हुई आवाज़ आई तो वो दोनों रोते रोते हंस दी। मैंने और मेरे बच्चों ने उनको माफ़ कर दिया है समरा, क्योंकि वो जैसे भी हैं मेरे शोहर और मेरे बच्चों के बाप हैं। तुम भी कोशिश करना। उन्होंने नरमी से कहा तो समरा ने सर हिला दिया। इसे वो सारे ड्रामे और कहानियां झूठी लगी जिनमें सुतेलों पे जुल्म किया जाता है या फिर उन्हें अपनाया ही नहीं जाता। थोड़े फासले पर खड़े बड़े मामू मुस्कुरा दिए। रुबीना और साजिदा वाकई ऐसी औरतें थीं जो बहुत कम इस दुनिया में पाई जाती हैं। जिस रुबीना का रिश्ता साजिदा ने बचाया था, आज वही रुबीना साजिदा की बेटी को खुले दिल से कबूल कर रही थी। वाकई इंसान की नेकी कभी रायगा नहीं जाती। शाम का वक्त था। सूरज गुरूब होने के करीब करीब ही था। परिंदों की चहचहाहट तेज होती जा रही थी। हर तरफ हरी हरी घास नजर आ रही थी और उस पर उगने वाले कुदरती फूल, रंग रंग के फूल। मुझे आपको कुछ देना था। खेतों के बीच बने रास्ते में थोड़े थोड़े फासले पर चलते हुए जमल ने उसे कहा। क्या? समरा रुक गई और उसकी तरफ देखा। वो स्याह शलवार कमीज पहने बहुत प्यारा लग रहा था। इतना कि समरा को उसे अपनी नजर लग जाने का खौफ महसूस हुआ। ये जमल ने मुट्ठी खोली और उसके सामने की। उसके हाथ में लॉकेट था, समरा का वही लॉकेट जो उसे ढाबे पे मिला था। ये आपके पास था? समरा ने उसके हाथ से लॉकेट लेते हुए कहा। मुझे लगा मैं ये खो चुकी हूँ हमेशा के लिए। समरा ने उसे चैन के साथ लगे दिल को खोला और उसे चूमा। नीले और सफेद रंग की शलवार कमीज पहने, साथ गांव की औरतों की तरह दुपट्टा ओढ़े, वो बहुत अच्छी लग रही थी। क्या आप बड़े मामू को माफ नहीं कर सकती? वो बहुत चुप चुप रहने लगे हैं समरा। जुमर्द ने आगे कदम बढ़ाते हुए कहा। मुझसे वो बात मत कहें जुमर्द जो मेरे बस में नहीं है। मैं कोशिश करने के बावजूद वो सब कुछ नहीं भुला सकती और ना ही उन्हें माफ कर सकती हूँ। समरा ने उदासी से लॉकेट को वापस बंद करते हुए कहा। लेकिन हाँ, कभी शायद मुझ में वो हौसला आ जाए तो मैं वो सब अजियतें भुलाकर उन्हें माफ कर दूं। उसने भी कदम आगे बढ़ाए। जुमर्द ने सर हिला दिया। मुझे लगा था फवाद भाई और समरीन कभी शादी के लिए नहीं मानेंगे। समरा ने वापस कदम उठाते हुए कहा। ये गांव है, शुरू में ऐसा ही होता है, लेकिन शादी तो वहीं होती है जहाँ तय पाई होती है। भाई कहने से कजन भाई तो नहीं हो जाता। जुमर्द ने हंसते हुए कहा। मैं तो हैरान हूँ, वो अब फवाद को भाई के बगैर पुकारेगी कैसे? इतना अजीब लगेगा। समरा हंस दी। कुछ पल खामोशी से गुजर गए। मुझे नहीं पता समरा मोहब्बत क्या होती है, पर मैं जो आपके लिए महसूस करता हूँ ना, वो किसी के लिए नहीं करता। मुझे लगता है आप मेरी जिंदगी में रहेंगी तो मेरी हर खुशी दुगनी और हर गम कम हो जाएगा। समरा ने चेहरा मोड़कर उसे देखा। वो सामने ही देख के चल रहा था पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मेरी नामुकम्मल जिंदगी में मुझ जैसे नामुकम्मल इंसान के साथ रहना चाहेंगी? जुमर्द ने चेहरा नहीं मोड़ा और ना ही रुका, बस चलता रहा और उससे पूछा। कुछ दिनों में हमारी शादी है और आप मुझसे यह पूछ रहे हैं? समरा ने हंसते हुए कहा। इस शादी के लिए अम्मा ने आपसे पूछा था मोहतरमा, मैंने तो नहीं। जुमर्द ने अब भी चेहरा उसकी तरफ नहीं मोड़ा। जुमर्द के मुंह से निकलने वाला मोहतरमा लफ्ज उसे अपने कानों में रस घोलता हुआ महसूस होता था। एक ढाबे वाले और बकरियां चुराने वाले से शादी। समरा रुक गई और सोचने वाले अंदाज में उसे देखा। इस दफा जुमर्द ने मुड़कर समरा की तरफ देखा। बिल्कुल। जुमर्द ने हाँ में सर हिलाया, जबकि दोनों की आंखों में मुस्कुराहट और चेहरे पर हजारों जज्बात थे।
बंदा काम जो भी करता है पर दिल का अच्छा है, इसीलिए हाँ जी, समरा आपसे शादी करेगी और ज़रूर करेगी, और आपके हर गम और आपकी हर खुशी में आपका साथ देगी और हमेशा आपके साथ रहेगी, हत्ता के हमें मौत जुदा कर दे। समरा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और जमर्द नरम से मुस्कुराहट के साथ बिना कुछ कहे दोबारा चलने लगा और समरा उसके साथ हो ली। एक बात तो बताएं, समरा ने शरारत से कहा। पूछिए, जुमर्द ने इजाज़त दी। शादी के बाद भी आप मुझे आप कहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि मुझे पसंद है आपको यूं आप कहना जैसे आप मुझे आप कहती हैं, जुमर्द ने मुस्कुराते हुए कहा। तो गांव के लोग कहेंगे, तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है, बीवी से भी आप करके बात करता है ये छोकरा। समरा ने हाथ नचाते हुए गांव की औरतों की नकल उतारी, जबकि जुमर्द हंस पड़ा। तो क्या हुआ, कह देना कि आपके ये छोकरा अपनी बीवी की इज्जत करता है और उसी के सबब उसे आप कहता है। वह सामने देखते हुए चल रहा था, मुस्कुरा भी रहा था और मुस्कुराते हुए लग भी बहुत खूबसूरत रहा था। समरा ने माशाल्लाह कहा था। मैं इस जगह पे हमेशा के लिए पनाह लेने को तैयार हूँ, जो जगह आपके लिए और मेरे लिए जाए पनाह थी, हमारे मुश्किल वक्त में खुदा की तरफ से दी गई जाए पनाह, समरा ने पुरस्कार अंदाज में कहा। कुछ लम्हों बाद जुमर्द की मुस्कुराहट गहरी होती चली जुमर्द की मुस्कुराहट गहरी होती गई। वो कुछ भी नहीं कहेगा, समरा को पता था, क्योंकि वो कुछ कह ही नहीं पाता। उसने किसी लड़के को पहली बार यूं ऐसे देखा था, जो मोहब्बत का इतराफ़ करने में भी शर्म की वजह से झिझकता था, और अगर इजहार कर भी लेता तो उसकी आंखों में देख के कुछ ना कह पाता। जो कहानी आप शुरू करने वाली हैं उसका नाम क्या है? जुमर्द ने उसे पूछा, लहजे में इश्तियाक नुमाया था। ये बात नहीं थी कि उसे राइटर्स पसंद थे या नॉवेल्स, बल्कि उसे ये बात पसंद थी कि समरा राइटर थी। वो हमेशा से ऐसी लड़की का ख्वाहिशमंद था, जो दुनिया के सहारे ना हो, जिसे खुद से बहुत प्यार हो, जो बोल्ड और कॉन्फिडेंट हो, जो उसे अच्छा बुरा बताने के लिए झिझके ना, जिसकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद ज़रूर हो। वही नाम रखूंगी मैं अपनी कहानी का, जो हमारी कहानी का नाम है, जो जुमर्द और समरा की कहानी का नाम है। समरा ने कहा तो वो दोनों हंस पड़े। देख लें, ऐसा ना हो हमारी कहानी की राइटर बुरा मान जाए कहानी का नाम चुराने पे, जुमर्द शरारत से बोला। बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, वो बुरा मान भी कैसे सकती हैं, आखिर को मैं उनकी कहानी की हीरोइन हूँ, वो भी मुसन्निफा हीरोइन, मासूमियत से कहा, और फिर वो दोनों के कह कह बड़ी दूर तक सुनाई दिए। वाकई ये जगह जाए पनाह ही तो थी, पहले साजिदा के लिए, फिर समरा और जुमर्द के लिए, जो खुदा ने उन्हें बख्शी थी। दोनों खेतों के दरमियान से चलते जा रहे थे। समरा कुछ बात कर रही थी, आंखों में शरारत लिए, जबकि जुमर्द नफी में सर हिलाता उसकी बात की नफी कर रहा था। मुस्कुराहट शायद उस शख्स की आदत थी, और सूरज उनकी पुश्त पर उन्हें मुस्कुराता हुआ देख रहा था और फिर गरूब होता चला गया। परिंदों की आवाज़ें मजीद ऊंची हो गई थी और तितलियां फूलों से निकल निकल कर उन दोनों को देख रही थीं, जो साथ पर फासले से चलते हुए एक दूसरे के लिए बने हुए ही लग रहे थे। ख़त्म शुद। स्टोरी बहुत 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 अच्छी लगी है मुझे। आप लोग भी लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी है स्टोरी आप लोगों को। राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा है राइटर का, और मेरे तो दिल को छू गई है कहानी। अब नीचे राइटर ने अपने जज्बात थोड़े से लिखे हैं, वो भी रीड कर लेते हैं। तो हमारी राइटर लिख रही हैं, ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है, और उसकी ख़ास वजह इस कहानी का नाम, इस कहानी के किरदार और इस कहानी में एक जगह बयान की गई सूरत है। ये वो सूरत है जो दिलों को सुकून बख्शती है, जो टूटे हुए दिल को दोबारा जोड़ने की सलाहियत रखती है। अल्लाह से अच्छी उम्मीद है कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी छोटी सही पर जज्बात से भरी है, और बहुत शुक्रिया उस हस्ती का जिन्होंने मेरी मदद हर कदम पे की, मुझे दोबारा लिखने पर मजबूर किया। रिता मरियम, आपका बेहद शुक्रिया। आप मेरी ज़िंदगी में आने वाले बेहतरीन लोगों में शामिल हैं और मेरी बेहतरीन दोस्त हैं, और कहानी पसंद आने पर तारीफ में दी गई दुआ से ज़्यादा भला किस चीज़ की अहमियत है। आपकी प्यारी सी मुसन्निफ़ा कलसूम आज़म। और हमारी दुआएं बिल्कुल आपके साथ हैं। आपने बहुत बहुत अच्छा नावल लिखा है ये। अगर कहीं आप मेरी वॉइस सुन रही हों तो मेरी तमाम तर दुआएं, तमाम तर मोहब्बत आपके साथ है। ये एक स्टोरी रीड करके ही मुझे आपसे, मतलब एक होता है ना राइटर और एक जो कारी का, और आपस में एक वो बन जाता है, ठीक है, ताल्लुक़ बन जाता है, तो मुझे वो ताल्लुक़ फ़ील हो रहा है आपके साथ। तो अल्लाह पाक आपके लिए ज़िंदगी में हर तरह की आसानियाँ और भलाइयाँ जो है वो आपको अता करे, कामयाबियाँ आपका मुकद्दर हों, आमीन। गाइज़, आप लोग भी लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी है, और मैं भी तो इतनी अच्छी सी हूँ, मासूम सी हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए भी आप लोग दुआ किया करें। दुआओं से ज़्यादा बेहतर वाकई कोई चीज़ नहीं है, तो काइंडली दुआ किया करें, और बहुत सा प्यार और मोहब्बत दें, और कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, बस यही छोटी छोटी चीज़ें कर दिया करें मेरे लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।